BHIC 102, BHIC 102 प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न। ठीक है, ये जो आपकी बुक है हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए रहेगी। ठीक है, इस बुक में इस वीडियो में हम पूरी क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगी कि जितने चैप्टर हैं सारा इसमें मैं आपको पढ़ा दूं। इसमें है प्राचीन विश्व की सामाजिक और सांस्कृतिक क्या क्या घटनाएं रहीं, वो सारा सांस्कृतिक पैटर्न है, क्या क्या रचना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा इसमें हम एक एक चैप्टर को कवर करेंगे और हर एक चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है या एग्ज़ाम में आ सकता है उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे। अगर मैं बताऊं तो लगभग अगर आप देखेंगे इस बुक में तो लगभग 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, 4 ब्लॉक हैं और 4-5 ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो लगभग 15 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, तो 15 चैप्टर में मोस्टली हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे ख़ास तौर से होमो सेपियंस की बात करेंगे या कृषि की शुरुआत कैसे हुई है, मानव का विकास कैसे हुआ है, किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। और धीरे धीरे एग्रीकल्चर किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, उन्हीं चीज़ों के बारे में ख़ास तौर से स्टार्टिंग में करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें हमारा क्या चैप्टर नंबर फर्स्ट रहेगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो बुक है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट आ गया, क्या है, प्राग ऐतिहासिक और स्रोत। ठीक है, देखिएगा प्राग ऐतिहासिक क्या है या पुरातात्विक विज्ञान क्या होता है। ठीक है, खास तौर से अगर मैं इसमें बात करूं पुरातात्विक विज्ञान में काल निर्धारण की पद्धतियां, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो पुरातात्विक विज्ञान है उसमें काल निर्धारण यानी टाइम पीरियड को कैसे डिसाइड किया जाता है, किस हिसाब से किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1.7 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या 1.3 मुझे लगता नहीं कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिसाब से अगर मेरे बात करोगे तो 1.6 है, 1.7 है, इस चीज़ों को ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि पद्धतियाँ ज़्यादा आती हैं। स्रोत बताओ या काल विभाजन किस हिसाब से किया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा 1.6 और 1.7 को हम देखेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डिस्कस इन चीज़ों को। देखो प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं उस पुरातन काल की ओर ले जाता है जहाँ लेखन नहीं था। देखो प्रागैतिहासिक काल किसको कहता है, जहाँ पर लिखा नहीं जाता था, किसी चीज़ का लेखन नहीं किया जाता था। भैया कोई चीज़ लिखी नहीं जाती थी, ऐसे ही सारी सभ्यता चलती थी, लिखित दस्तावेजों का कोई परिचय नहीं गया। यानी ऐसे सभ्यता, ऐसा समाज जहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं जाता था उसको हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है, प्राग इतिहास की शुरुआत हम होमो जाति यानी होमो सेपियंस से संबंधित बातें करेंगे के आरंभिक प्रतिनिधियों के उद्भव में है। हाल फिलहाल में साक्ष्य का काल अफ्रीका में 50 से लेकर के 20 लाख बीपी, यूरोप एशिया में करीब 10 लाख पूर्व, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 साल बीपी और अमेरिका में उससे भी कम रहा। देखोगे प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि जहां पर आदमी जो मनुष्य होता था या ऐसा समाज था जहां पर कुछ भी लिखा नहीं जाता था या हमें कोई भी लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए, यानी वो ऐसा समाज था जहां पर कुछ भी हमें सबूत नहीं, यानी लिखित डॉक्यूमेंट जो होता है, लिखित प्रमाण होता है, हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है उस समाज को या उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे प्राग ऐतिहासिक संबंधित ज्ञान की शाखाएं क्या, आधुनिक मानव के उद्भव और क्रमिक विकास का अध्ययन, आधुनिक ज्ञान की सभी शाखाओं को केंद्रीय सरोकार है। बात रही गई मानव का जो शुरुआत हुई है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये आज के समय में जो विज्ञान है उसके लिए सबसे प्रमुख विषय रहा है। भाई जो इंसान है, इंसान कैसे बना या उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ या उसका विकास कैसे हुआ, यह विज्ञान के लिए कह सकते हैं कि एक सेंटर पॉइंट रहा है। और सारे जो वैज्ञानिक हैं या कह सकते हैं जो इतिहासकार हैं, इस बात को लेकर के बड़ा इशू है। भौतिकी और जैव वैज्ञानिक, चिकित्सा विज्ञानों, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, ललित कलाओं, समाज विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विविध पद्धतियों के सहारे मानव के अतीत को ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं कि भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, सभी विज्ञानों के जरिए यानी सभी साइंस के जरिए जानने का प्रयास यही किया जा रहा है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का विकास कैसे हुआ या शुरुआती जो मानव था वह किस प्रकार से था, या ऐसे मानव समाज को हम अध्ययन कर रहे हैं कि जहां पर कोई लिखित ही डॉक्यूमेंट नहीं था, जहां पर कुछ लिखा नहीं जाता था या कोई वहां के कोई भी हमें लिखित सबूत या लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा
यहाँ पर क्या है 1.6 देखिएगा, हम इसकी बात करेंगे क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट। पुरातात्विक शोध के स्रोत क्या है, यानी जो पुरातात्विक शोध होते हैं, यानी जो भाई खुदाई उदाई कहीं पर की जाती है, या स्रोत क्या होते हैं। जैसे पुरातात्विक, जैसे अगर हम बात करें जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो उसकी जब शोध हुआ है तो उसके कौन कौन से स्रोत हैं जिसके जरिए हम शोध करते हैं। देखिएगा अतीत में शिल्प कृतियां, शिल्प कृति का मतलब होते कहीं पर जैसे मूर्ति उर्ति मिली हो, इस प्रकार की चीजों की बात करें। जैसे भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष का मतलब जैसे टूटा फूटा कोई चीज मिल गया, जैसे घर थे, बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन थे, ये सारी चीजें जो मिल जाती है ना। इतिहास पर पुरातात्विक शोध के प्राथमिक स्रोत हैं। किसी कलाकृति का मतलब है कि मनुष्यों के द्वारा प्रयुक्त, संशोधित या निर्मित कोई वस्तु, या कह रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोतों में मोस्टली हमें क्या मिलती है, कलाकृतियां मिलती है। जैसे किसी ने भाई मेरी मिट्टी के बर्तन बना रखे थे, या कोई वस्तु थी जो टूट गई है, इस प्रकार की जो चीजें मिलती हैं उसके जरिए क्या होता है, पुरातात्विक शोध होता। पुरातात्विक शोध पता कैसे होता है, सबसे पहले जैसे मान लो कि भाई खुदाई होगी, खोदेंगे, ठीक है, खुदाई होगी, और खुदाई में जो चीजें मिलेंगी, जैसे कहीं पर टूटी फूटी मूर्ति मिल गई है या टूटे फूटे मिट्टी का बर्तन मिल गया है, उसके जरिए क्या किया जाता है, शोध किया जाता है कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी, वो सभ्यता कैसे रहेगी, यहाँ का मानव कैसे होगा, कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा, या उसका विकास कैसे हुआ, इस प्रकार से शोध होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पत्थर के अनगढ़ और सुगढ़ अवशेष जो हजारों लाखों वर्ष पुराने, यानी पत्थर के जो अवशेष मिलते हैं, इसके जरिए शोध किया जाता है कि शुरुआती मानव कैसे रहा होगा, या शुरुआती मानव का डेवलपमेंट और विकास कैसे हुआ। ठीक है, उसी प्रारंभिक किसानों के द्वारा उपयोग में आने वाले मृदभांड, यानी जो शुरुआती कृषक समाज था वह किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन यूज करता था। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जैसे आज हम लोगों के यहाँ पर तो जो बर्तन होते स्टील के होते बर्तन, लेकिन पहले जो शुरुआती मानव था किसके बर्तन बनाता था, मिट्टी के बर्तन। और मिट्टी के बर्तनों को क्या बोला जाता है, मृदभांड। अरे जो मिट्टी के बर्तन, जो मृदभांड हैं, इनके जो अवशेष मिलते उसके जरिए क्या होता है, शोध किया जाता है। ठीक है, हड्डियां जो मिलती है, टूटी हुई हड्डियां, जैसे मानव है, जैसे आज हम लोग, जैसे भाई किसी की डेथ हो गई है, जब उसको दबा दिया जाता है तो उसकी हड्डियां होती है, तो मानव की जो हड्डियां मिली इसके जरिए भी शोध हो रहा है। काठ के अवशेष, काठ मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी की जो चीजें मिली उसके अवशेषों से शोध हो रहा। बने हुए वस्त्र, मान लो कपड़ा वपड़ा मिला है, तो जब कहीं पर खुदाई होती है ना, तो वहां पर कोई लकड़ी मिल रही है, जैसे बहुत सारी लकड़ियां मिल जाती हैं कई प्रकार से, या किसानों ने जो बर्तन यूज किए हैं उनके मृदभांड, जो बर्तन के अवशेष मिल जाते हैं, काठ के कोई अवशेष मिल गया, लकड़ी मिल गई, जो बर्तन होते, इन सारी चीजों के जरिए क्या पुरातात्विक शोध किया जाता है। भाई माली भैया कहीं पर खुदाई हुई है तो खुदाई से इस प्रकार की चीजें मिलती हैं, और इन्हीं चीजों के जरिए क्या किया जाता है, शोध किया जाता है। ये सारी चीजें 4-5 चीजें हैं जो खुदाई में मिलती हैं, और बाद में किसी सभ्यता का या मानव सभ्यता का क्या हम लोग शोध करते हैं कि भाई वो सभ्यता कैसी रही होगी, वहां के आदमी कैसे खाते पीते थे, या उनकी सभ्यता संस्कृति कल्चर किस प्रकार से रहा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे यहां पर कुछ चीजें बना, जैसे पत्थर के जो औजार बना रखे ना, आप लोग फोटो में देखेंगे तो किस प्रकार से पत्थर के औजार यहां पर बना रखे हैं। या देखो कि यहां पर प्रागैतिहासिक गुफा में चित्रकारी देखो किस प्रकार से जानवरों के चित्र बना रखे हैं। पहले लोग क्या भाई जानवरों का शिकार करते थे, जंगल में रहते थे, जानवर का शिकार होता था, यानी शिकारी संग्रह करता थे। यानी जो मनुष्य जंगलों में रहता था शुरुआत में, वो क्या करता था, जानवरों का शिकार करता था, उन्हीं की जो मांस होता था जो उन्हीं को इकट्ठा करके क्या करता था, खाता था और अपना जीवन। तो वहां पर अगर देखो गुफा में रहते थे शुरुआत में लोग, ठीक है, तो गुफा में रहते तो बहुत प्रकार की चित्रकारी भी करके देखो किस प्रकार से जानवरों वानर बना रखे हैं, आपकी बुक में सारा चित्र बना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये सारा शोध होता था या खुदाई। जैसे अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई है, उससे भी तो इसी प्रकार के अवशेष मिले हैं। उन्हीं अवशेष से क्या हम चीजों को जानने का प्रयास करते हैं कि भाई मोहनजोदड़ो के लोग कैसे रहेंगे, या कैसी चीजें रहेंगी, वो क्या खाते हैं, क्या पीते थे, क्या कौन से वहां पर जैसे खाद्य पदार्थों जैसे भोजन किसको मिला है, या मूर्ति मिली है, या कोई कपड़े मिले हैं, गहने मिले हैं। इस प्रकार की जब कुछ चीजें मिलती हैं उसी के जरिए क्या होता है, पुरातात्विक शोध किया जाता है, जैसे जब खुदाई होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो रहेगा, जो नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा, उसकी मैं बात कर लेता हूं आप सबके। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, यहां पर अगला देखिए जो इंपॉर्टेंट है 1.7 में। 1.7 में जो बात की गई क्या है, पुरातत्व विज्ञान में काल निर्धारण, यानी जो पुरातत्व विज्ञान है, जैसे कोई उत्खनन होता है, जैसे कहीं पर खुदाई की जाती है, वहां पर कोई वस्तु मिलती है या कोई स्थल मिलता है, जैसे मान लो भाई हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, कालीबंगा की खुदाई हुई, या किसी और सभ्यता संस्कृति खुदाई होती है, तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया जाता है ये कितनी पुरानी है,
जैसे मान लो कि भाई खुदाई में से मिट्टी के बर्तन मिल गया, तो भाई मिट्टी का जो बर्तन है वह कितना पुराना है, कितने साल का है, इसके जानने के लिए कई सारे पद्धति है, यानी कई सारी टेक्निक है जिससे जाना जाता है। जैसे मान लो कि खुदाई हुई, उसमें से कोई मिट्टी की मूर्ति मिली जो टूटी हुई थी, तो वो मिट्टी की जो मूर्ति है वह कितनी पुरानी है, इससे जान करके हम पता लगा सकते हैं कि जिस सभ्यता में जिस सभ्यता को हमने खुदाई कर की है वह सभ्यता कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी, इससे हमें पता चलता है। सबसे पहले जो पद्धति उसको बोला जाता है वृक्ष काल नुमिक क्रमिक। देखो इसमें क्या था, यह पद्धति वृक्षों में प्रतिवर्ष बढ़ने वाले छल्लों की संख्या और जलवायु के कारण उनकी मोटाई में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण पर आधारित है। यानी पहली पद्धति क्या, जैसे पेड़ होता है तो पेड़ में हर बार क्या आते हैं, उसके पेड़ के क्या होते हैं भाई, छल्ले होते हैं। जैसे पेड़ की जो अगर हम देखेंगे मूलतः जो उसके लगा रहता है छल्लों में, उनकी संख्या कितनी, और जलवायु के कारण पेड़ की जो मोटाई होती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए, हेलो। विधि अगर मान लो खुदाई से अगर कोई वस्तु मिली है तो सबसे पहले जैसे मान लो कोई पेड़ है, कोई वृक्ष है, तो वृक्ष में जो छल्ले हैं, ठीक है, उनकी संख्या क्या है या जलवायु के कारण उनकी मोटाई कितनी है, इससे विश्लेषण करते हैं। परंतु वृक्षों की सभी प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन का एक सा प्रभाव, देखो कोई कोई पेड़ होता है ना तो हर साल या हर मौसम में क्या कर देता है कि बदल लेता है। जैसे कई पेड़ होते हैं भाई हर मौसम में अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, या हर मौसम में जो पेड़ होता है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, लेकिन हर पेड़ में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसलिए इस कालक्रम की पद्धति को सीमित करता है। साथ ही एक दिन दिए गए इलाकों में डाटा किसी दूसरी लघु जलवायु के स्वतः हम बात करेंगे स्थानांतरित, यानी कह सकते जो वृक्ष कालनुमा क्रमिक विधि है यह हर जगह पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि भाई हर पेड़ एक जैसा नहीं होता, हर पेड़ की जो जलवायु है, जो नमी है, वह अलग अलग प्रकार से होती है। यानी जो पहली पद्धति है यह हर जगह पर लागू नहीं हो सकती। दूसरी जो पद्धति है बहुत फेमस पद्धति है रेडियो कार्बन। मूलतः इसी के जरिए कोई भी अगर खुदाई में वस्तु मिलती है, अगर कोई भी चीज मिलती है तो रेडियो कार्बन के जरिए ही जानने का प्रयास किया जा रहा है कि वो कितनी पुरानी है। खास तौर से कार्बन 14 और कार्बन 14C के नाम से जानी जाने वाली यह पद्धति वैज्ञानिक कालक्रम के अकॉर्डिंग चलती है, यानी पूरी साइंटिफिक चलती है, जिसको रेडियो कार्बन बोलते हैं। यह पद्धति पदार्थ में नए अणुओं के कॉस्मिक किरण उत्पादन पर आधारित है, जिसे रेडियो सक्रिय क्षरण भी कहा जाता है। कार्बन 14 रेडियो सक्रिय क्षरण के पश्चात नाइट्रोजन 14 में बदलने से पहले औसतन 4300 साल तक रहता है। इस समय के दौरान यह सभी जीवित वस्तुओं के साथ सागर, जल, हवा में भी प्रवेश कर जाता। रासायनिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में कार्बन के दहन जो कि 20% ऑक्सीजन है के फलस्वरूप बनाता है, समस्त जीवन का आधार है। यानी कह सकते हैं कि किसी खुदाई में अगर कोई वस्तु मिली है, जैसे मान लो अगर कोई मिट्टी की मूर्ति मिली है, या कोई मृदभांड मिला, मिट्टी का बर्तन मिला है, या कोई कपड़े मिले हैं, या मान लीजिए कोई हड्डी मिली है, तो उसको कितनी पुरानी है उसको जानने के लिए जो सबसे फेमस विधि है प्रेजेंट टाइम में रेडियो कार्बन विधि है, और इसको कार्बन 14 बोला जाता है। और कार्बन 14 पूरी तरीके से साइंटिफिक विधि है, जिसके जरिए कहीं पर भी अगर खुदाई होती है तो भैया उस खुदाई में जो वस्तु मिली है कितनी पुरानी है, इसके लिए सबसे फेमस विधि है रेडियो कार्बन, ठीक है। उसके बाद जो अगली विधि हम देखेंगे वो क्या है, पोटेशियम आर्गन काल निर्धारण। यह पद्धति जिसे के आर कालक्रम भी कहा जाता, इस बात पर आधारित है कि पोटेशियम एक रेडियोधर्मी समस्थातिक यानी K40 जो चट्टानों और ज्वालामुखी में राख में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, एक ज्ञात दर पर किसी दी गई मात्रा में। इसमें देखो इसमें क्या 14 जो इसमें पोटेशियम आर्गन जो होता है उसके जरिए डिसाइड किया जाता है कि कोई जो वस्तु है वह कितनी पुरानी है। पहले में तो हम कार्बन जो होता है उसमें कार्बन 14 है, और दूसरी जो विधि है पोटेशियम आर्गन, यानी ये दो ऐसी धातुएं हैं जिसके जरिए हम पता लगाते हैं कि कोई जो वस्तु मिली है वो कितनी पुरानी है, यानी पोटेशियम आर्गन के जरिए भी हम इसको पता लगाते हैं, ठीक है। दूसरी जो नेक्स्ट पद्धति है पुरा चुंबक तत्व। पुरा शास्त्र में इस पद्धति की शुरुआत लगभग 1960 के आरंभ में दशक में हुई थी, ठीक है। जब विद्युत अवशोषित किरण गतिमान होते हैं तब चुंबकता पैदा होती है। यह विधि धरती के चुंबकीय अवशेषों पर निर्भर करती है। कार्य निर्धारण से विभिन्न चुंबकीय खनिजों को
संरक्षित धरती में चुंबकीय रिकॉर्ड के, यानी ये चुंबकीय पद्धति है, यानी उसमें कितना चुंबकीय बल है उसके जरिए किसी वस्तु को जाना जाता है कि जो वस्तु है या जो धातु है या कोई भी वस्तु जो खुदाई से मिली है वह कितनी पुरानी है। ये सारी पद्धतियां, जैसे कहीं पर खुदाई की जाती है या उत्खनन किया जाता है तो उत्खनन में जो भी चीजें मिली हैं, खास तौर से अगर हम लोग बात करें उत्खनन में जो भी चीजें मिलती हैं वह चीजें कितनी पुरानी है या कितने समय पुरानी है, इससे हम लोग पता लगा करके क्या करते हैं, इससे पता चल जाता है। और उसका जब काल निर्धारण हो जाता है तो वह सभ्यता या संस्कृति कितनी पुरानी, इसको जानने में कहती हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। पूरा चुंबक तत्व जो है, ठीक है, उसी के आधार पे जो पूरा चुंबक दो तत्व, देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी पूरा बना रखा है। अगर एग्जाम में आता है तो इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं इसको आप एग्जाम में जरूर अगर बना करके आएंगे तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी या आपको नंबर लाने में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, ठीक है। ताप उद्भासान, ये क्या होता है, इस विधि में मुख्यतः पकी हुई मिट्टी से बनी चीजों का कालांकन होता है। मिट्टी जिसमें बर्तन बनाने में मिट्टी शामिल होती है, मुख्यतः जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम है, कई प्रकार के नैसर्गिक समस्थानिक शामिल होते हैं इसके जरिए। ये यानी इसमें जो मिट्टी है, कोई अगर मिट्टी की धातु है, ठीक है, उस मिट्टी की धातु को क्या होता है यहाँ पर जानने का प्रयास किया जाता है कि जो मिट्टी की धातु या कितनी पुरानी है या कितनी साल पुरानी है। इसके जरिए भी क्या होता है कि कहीं पर भी अगर खुदाई हुई है तो वह कितनी पुरानी धातु है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो मूलतः जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में खास तौर से मैं बता दूं, कार्बन 14 को जरूर करके जाना है, ठीक है। पोटेशियम आर्गन का निर्धारण, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या पूरा चुंबकन जिसमें फोटो बनाओ चुंबक वाला, जिसके जरिए हम पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कोई वस्तु जो मिली है खुदाई से वह कितनी पुरानी है या कितने वर्षों पुरानी है। ये जो विधियां मैं बता रहा हूँ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, काल निर्धारण वाली जो विधियां हैं ये जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा चैप्टर नंबर 2 क्या है, चैप्टर नंबर 2 आप देखिएगा हमारा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 में क्या है, मानव का जैव विकास, यानी मानव जो है उसका जैव विकास किस आधार पे किया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले भाई डार्विन आएंगे। डार्विन का सिद्धांत तो बड़ी इंडिया में बड़ा फेमस है, जो कहते हैं कि मानव सबसे पहले वानर था, वानर से धीरे धीरे वो मानव बना। तो डार्विन का सिद्धांत क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फिर थोड़ा सा होमो सेपियंस की हम लोग बात करेंगे। तो डार्विन का मानव का जो क्रमिक विकास हुआ, इसमें डार्विन की जो थ्योरी है उसको लेकर के खास तौर से बात की। पूरी जो थ्योरी डार्विन की थ्योरी है उन्हीं के नाम से ये आ सकता, तो आएगा भी तो उन्हीं का सिद्धांत आएगा। डार्विन का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा डार्विन का सिद्धांत और होमोनाइजेशन क्या होता है, इसको होमो सेपियंस भी हम लोग बोलते हैं, इसको बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डार्विन को लेकर के बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मानव का विकास कैसे, यानी मानव कैसे बना या कैसे डेवलप हो उसको लेकर के देखिएगा। क्रमिक विकास के सिद्धांत क्या देखिएगा, विकास मूलक विचारधारा का विस्तार अरस्तु के शास्त्रीय सिद्धांत से लेकर के क्रमिक विकास की आधुनिक कृत्रिम सिद्धांत है। यह सिद्धांत जीवन के क्रमिक विकास और उसकी विविधता को बताता है। यानी कह सकते हैं कि मानव जो है उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ है उसको बताता है। एक क्रमिक विकास आधुनिक सिद्धांत के अस्तित्व में आने तक क्रमबद्ध है। डार्विन के पूर्व क्रमिक, यानी डार्विन के आने से पहले क्या सिद्धांत था कि मानव का डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा। चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने विकास मूलक सिद्धांत को बदल दिया, एक ऐसा ठोस आधार स्थापना की है जिस पर क्रमिक विकास का अध्ययन किया जा सके। हालांकि डार्विन से पूर्व अनेक सिद्धांत थे, यानी डार्विन ने जो सिद्धांत दिया उससे पहले भी काफी लोगों ने अपना सिद्धांत दिया था कि मानव का विकास कैसे हुआ, लेकिन डार्विन का सिद्धांत आने, डार्विन की जो थ्योरी है उसको लोग शायद मुझे लगता है ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं, लेकिन डार्विन से पहले भी कई लोगों ने मानव का विकास कैसे हुआ इसको लेकर के उन्होंने बातें बताई थी। यूनानी विचारक के प्रारंभ से लेकर के लायन के सिद्धांत तक ये डार्विन के पूर्व सिद्धांत बताते कि डार्विन से पहले शोधार्थियों द्वारा क्रमिक विकास को किस तरह समझा गया। सबसे पहले इसमें हम यूनानी सिद्धांत की बात करेंगे, जो यूनान के लोग थे। यूनानी दार्शनिक अरस्तु की बात करें या हेरोडोटस की, तो इसमें अगर आप देखेंगे विकास की विचारधारा को पथ प्रदर्शन, अगर यूनानी जो दार्शनिक है वो कहते हैं कि जो विकास है वो पथ प्रदर्शक है, ठीक है। उनका विश्वास है कि जीवन के रूपों में निरंतरता उसी नूतन स्वरूप को बतलाती है। अरस्तु का मानना है कि संगठित शरीर संरचना एक विशिष्ट आंतरिक सहज आवृत्ति है जो उन्हें रूपांतरण के दौरान बेहतर बनाने के प्रयास को क्या करती है, सक्षम बनाती है। बोला
यहाँ पर अगर हम यूनानियों की बात करूँ तो यूनानी ये कह रहे हैं कि मानव की जो संरचना है, मानव का जो विकास हुआ है, ये स्वाभाविक प्रकृति है। ठीक है, उन्होंने यह क्षमता पौधे, जानवर, मनुष्य सभी में पाई जाती है। यानी वो कह रहे हैं कि मानव का जो विकास हो रहा है, यानी हम मानव विकास की बात करें तो थ्योरी यही थी कि वो तो नॉर्मल है या नेचुरल है, उसका जो डेवलपमेंट या विकास हो रहा है, चाहे पौधे हो, जानवर हो, मनुष्य सभी में पाई जाती है। मनुष्य में अंतर्दृष्टि के सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले रूपों में अरस्तु को मानव विज्ञान अर्थात मानव जीवन के अध्ययन की अवधारणा के आविष्कारक का श्रेय। यानी सबसे पहले देखो मानव का विकास क्या हुआ, इसको सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। ठीक है, हेलियोडोटस की बात करूं तो ने सभी जीवित प्राणियों उनके जैविक क्रम से संबंधित विशेष विचार विकसित किया है। इन दार्शनिकों के विचार में रूपांतरण की अवधारणा की ओर संकेत करते हैं। वनस्पति का जानवरों से पहले विकसित होना, यानी कह रहे हैं वनस्पति जो है वह जानवरों से पहले विकसित, यानी पहले भैया पेड़ उड़ आए हैं, फिर जानवर आए हैं। ठीक है, अंततः मानव का क्रमिक विकास उच्च संगठित शरीर की, यानी मानव का जो विकास हुआ है यह उच्च संगठित संरचना का क्या है? क्रमिक विकास बताते। कौन? हेलियोडोटर बता रहे हैं। ठीक है, इनका सिद्धांत है। ठीक है, मूलतः इन लोगों का जो सिद्धांत बता रहा। मध्ययुगीन में क्या सिद्धांत आया था? मध्यकाल में मध्ययुगीन जो यूरोपीय जगत के ईसाई गुरु युग के प्रसिद्ध हैं ने यूनानियों के क्रमिक सिद्धांत के विकास का खंडन किया। मध्ययुगीन युग में, मध्यकाल में अगर देखोगे तो विशिष्ट सृष्टि की ईसाई सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार धरती पर समस्त क्रियाशील जीवों की रचना दैवीय इच्छा पर हुई है। देखो ईसाई लोग कहते थे कि मानव की जो रचना हुई है, आदमी जो बना है वो दैवीय है, यानी यूनानी जो लोग कह रहे हैं सब गलत बता रहे हैं। मध्यकाल में खास तौर से जो ईसाई थे और जो चर्च थे, इन्होंने बता दिया भैया मानव जो बना है कैसे दैवीय सिद्धांत है, देवता ने बना रखा है, और किस आधार पे? दैवीय शक्ति से 6 दिनों में की गई मानव की जो रचना है यह दैवीय सिद्धांत है। ये कौन बता रहा है? ये यूरोप के लोग बता रहे हैं। और यूरोप के लोग कौन है? ईसाई जगत के लोग, यानी कह सकते जो ईसाई धर्म गुरु हैं, या कह सकते जो पादरी है, पादरी या चर्चों की तरफ से बोला गया कि मानव जो बना, आदमी जो बना वो दैवीय सिद्धांत है, 6 दिन में बन गया था। ठीक है, स्पेनिश पादरी इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। चूंकि समस्त क्रियाशील जीवों की रचना दैवीय शक्ति द्वारा की गई है, वही उत्पत्ति के दिन से लेकर के अब तक अपरिवर्तन और अस्थायी है। इस सिद्धांत का अनुकरण 19वीं जो देखो पादरियों ने तो बता दिया आदमी जो बना है ना ये दैवीय सिद्धांत है, देवता ने बना रखा है, भगवान ने बनाया, 6 दिन में बनाया। ये सिद्धांत लंबे समय तक और 19वीं शताब्दी तक चला, क्योंकि आप सबको पता कि यूरोप में जो ईसाई धर्म है, चर्चों का बोलबाला एक समय बहुत ज्यादा था यूरोप में तो कोई बोल नहीं पाता था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि उन्होंने क्या बताया? दैवीय सिद्धांत भाई ये देवता ने बना रखा है। अभी डार्विन नहीं है, डार्विन को तो नई थ्योरी है, डार्विन से पहले लोग बता रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, वर्तमान की स्थिति क्या? शाश्वत सिद्धांत है। इस सृष्टि के अपरिवर्तनीय प्रकृति का तर्क में विश्वास रखता है कि सिद्धांत का मानना है कि जीव अपने विशिष्ट अस्तित्व से शुरू से अंत तक अपरिवर्तनीय रहता है, अनंत काल तक उसी, यानी जो वर्तमान सिद्धांत बताता है कि जो मनुष्य है जब उसका जन्म होता है जैसे रहता उसी प्रकार से मरण तक रहता, शाश्वत रहता है, यानी उसमें किसी प्रकार का अपरिवर्तनीय, यानी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और खास तौर से हम लोग यहाँ पर डार्विन की बात करने जा रहे हैं, उनकी बात करें क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तद उपरांत डार्विन को देखेंगे तो 18वीं शताब्दी में एक विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के दादा ने अपने शोध के माध्यम से जानवरों की विकास मूलक अवस्था पर प्रकाश डाला। दृढ़ता से दावा किया कि धरती पर इस प्रकार के जीव अवश्य ही लाखों वर्ष से विकसित हो रहे हैं। इस श्रेणी में मानव विकास के क्रमिक विकास के नवीनतम है। यानी सबसे पहले डार्विन के जो दादा हैं उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि भैया सबसे पहले लाखों वर्ष से जीव थे, जीव जो जानवर थे धीरे धीरे वह मानव में डेवलप हो गए। ये डार्विन के दादा बता रहे हैं। ठीक है, खास तौर से जितने, क्योंकि हमें डार्विन के सिद्धांत को ही पढ़ना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डार्विन से पहले लोगों ने जो जो सिद्धांत दिया है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं। डार्विन से पूर्व प्रचलित सिद्धांत का अध्ययन चार्ल्स डार्विन को प्रकृति और जीवों के चयन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। बाद में उन्होंने प्रकृति, चयन और विकास के सिद्धांत को, यानी ये प्रकृति नेचर की बात करते हैं, अपनी पुस्तक है डार्विन की किताब है जिसका नाम है प्रजातियों की उत्पत्ति, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्रतिपादित किया। डार्विन के अनुसार प्रकृति चयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव स्वयं को अपने पर्यावरण में परिवर्तन के अनुकूल कर सकते हैं और वह जीवित रह पाते हैं और प्रजनन के योग्य हैं। चार्ल्स डार्विन
लॉयल्टी आर मंथर, यानी इन विद्वानों से क्या है प्रभावित हमें दिखाई देते हैं। डार्विन के दो प्रमुख सिद्धांत, पहला क्या है माल्थ की जनसंख्या सिद्धांत, दूसरा है अगर आप देखेंगे इनका जो सिद्धांत है तो मूलतः डार्विन का सिद्धांत को लेकर के ज्यादा पूछा जाता है। डार्विन को लेकर मैं बताऊं, डार्विनवाद 5 सिद्धांतों से युक्त है। पहला क्या है अधिक उत्पादन, अर्थात अधिक उत्पादन का अधिक्रय। देखो माल्थ का जनसंख्या सिद्धांत संकलित प्रजातियों से संबंधित है और यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मानव की प्रत्येक पीढ़ियों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या जीवित रहने वाले लोगों से अधिक है। यानी कह रहे हैं कि प्रत्येक पीढ़ी में जो लोग जन्म लेते हैं उनकी संख्या जीवित रहने वालों से अधिक है। इसलिए कह सकते हैं मानव का विकास हो रहा, क्योंकि लोग जन्म ज्यादा ले रहे हैं मर कम रहे हैं, इस बात को बताता। दूसरा भिन्नता और आनुवांशिकता, इसके अनुसार समान प्रजाति के प्रत्येक व्यक्ति को एक समान नहीं होते बल्कि वह एक दूसरे से भिन्न है। नहीं कह रहे हैं प्रत्येक जाति के जो आदमी होता ना एक दूसरे से क्या होता है भिन्न होता है या अलग होता है। इनमें से अनुकूल रूपांतरण आनुवांशिक, यानी इनमें जो एक आनुवांशिक विकास होता है, ठीक है, वह भावी पीढ़ी की संतान को हस्तांतरित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चल रही हैं, यानी आनुवांशिक विकास हो रहा है। जैसे मान लीजिए बाप माँ बाप में जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बेटे में जा रही, बेटे से उसके बेटे में जा रही, इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। अस्तित्व के लिए संघर्ष है। अगला क्या बता देखिएगा, जैविक प्राणी ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि करते हैं जबकि खाद्य उत्पादन वृद्धि केवल अंकगणित अनुपात में होती है। परिणाम स्वरूप यह सीमित संसाधन के लिए संघर्ष है। केवल चुनिंदा व्यक्ति ही इन सीमित संसाधनों को पा पाते हैं, बाकी का जीवन नष्ट हो जाता है। कह रहे हैं कि मानव में देख रहे हैं भाई, मानव जो है कुछ ही लोग हैं जो संसाधनों का अच्छे से यूज कर पाते हैं, नहीं तो बाकी लोगों को संसाधन मिलते नहीं, और हमें यहाँ पर संघर्ष दिखाई देता है। यानी अस्तित्व, यानी मानव अपने अस्तित्व के लिए क्या कर रहा है संघर्ष कर रहा है, ठीक है। अगला योग्यता की उत्तरजीविता प्राकृतिक, कुछ व्यक्ति के विशिष्ट विशेषताएं और भिन्नताएं होती है जिनमें अन्य गुणों को कम वाले व्यक्तियों को अपेक्षा जीवित रहने। कह रहे देखो करें कुछ व्यक्तियों में या जीवों में ऐसे गुण होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों या गुणों में उनसे ज़्यादा रहते हैं ताकि वो लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं, ये बता रहा है, ठीक है। प्रजातियों में परिवर्तन, प्रजातियों में क्रमबद्ध परिवर्तन, लंबी भूसागर्भीय समयावधि में मंद गति से परिवर्तन, पर्यावरण में परिवर्तन के कारण प्रजातियों के चयन क्षमताओं में परिवर्तन आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन प्रजातियों में योगात्मक परिवर्तन में भी बदलाव आता है और वह अपने पैतृक जन्म समुदाय से पूर्ण रूप से भिन्न हो जाते हैं। यानी कह रहे हैं कि जो प्रजातियां होती हैं प्रजातियों में परिवर्तन आता है और अपने प्रजाति से वो धीरे धीरे क्या होते हैं भिन्न होते चले जाते हैं। यानी जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे जो प्रजातियाँ होती हैं वह धीरे धीरे बदलती चली जाती हैं, ठीक है। डार्विन का सिद्धांत क्या है तो आप सबको पता हो, डार्विन का सिद्धांत यही बताता है कि सबसे पहले बंदर थे और बंदरों का धीरे धीरे जब जैसे जैसे क्रमिक विकास हुआ वैसे वैसे मानव का विकास हुआ। तो डार्विन का सिद्धांत तो मोस्टली यही सिद्धांत है, इसको आप जरूर लिख करके आइएगा। ये तो मोस्टली सभी लोगों को पता ही रहता है कि डार्विन का मेन सिद्धांत क्या है, इसी को लेकर के वो डार्विन बातें भी करता है कि किस प्रकार से विकास हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ होमोनाइजेशन, ठीक है। होमिनाइजेशन वह प्रक्रिया है जो मानव के शारीरिक रूप में वानर पूर्वों से होमो प्रजाति में आविर्भाव को बताएं। होमोनाइजेशन बताता है कि आदमी है पहले जानवर था और जानवर से धीरे धीरे क्या बना इंसान बना है। इसी को कौन बताता है होमिनाइजेशन। होमिनाइजेशन का मतलब क्या था, होमिनाइजेशन बताता है कि आदमी पहले वानर था बंदर था और बंदर से धीरे धीरे क्या बना है इंसान बना है। ये लैटिन शब्द होमो एक जीव के रूप में मानव को प्रतिनिधित्व करता है का सबसे पहले योग करने वाले स्वीडिश यानी काल थे। होमो वह प्रजाति है जो होमोसिपियंस के वंशज को सम्मिलित करती है, जिसमें आधुनिक मानव के साथ साथ उनकी विलुप्त प्रजातियां जो आधुनिक मानव के बहुत नज़दीकी हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण होमो इरेक्टस में सम्मिलित है। मानव के जैविक विकास की कथा के अनुसार वानर पूर्वजों के साथ लगभग 65 लाख वर्ष पूर्व आरंभित होती है। देखो कह रहे हैं आरंभ से होकर के बंदर वानर विशालकाय वानर और अंत में मानव तक पहुँचे। यानी सबसे पहले क्या था भैया बंदर आया था। सबसे पहले क्या आया बता रहे हैं भैया बंदर आया, फिर बंदर के बाद क्या आया वानर, वानर के बाद विशालकाय वानर है, बड़ा बड़ा बंदर होने लगा, ठीक है। और बड़ा बड़ा बंदर होने के बाद क्या है वह धीरे धीरे मानव में बदल गया। इसी को क्या बोला जाता है होमोनाइजेशन।
और होमोनाइजेशन बताता है कि सबसे पहले बंदर था, फिर वानर था, और फिर क्या बड़ा विशालकाय वानर आया, और फिर क्या बनने लग गया, मानव बन गया। इसको यानी यही डार्विन की भी थ्योरी है, और होमोनाइजेशन भी इसी को बोलते हैं। और ये जितने डार्विन वार्विन हैं यही सब बता रहे हैं कि भैया पहले इंसान क्या था, बंदर था, और बंदर से धीरे धीरे जैसे जैसे समय का परिवर्तन आता गया वैसे वैसे धीरे धीरे वह मानव के रूप में विकसित होता चला गया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने फोटो भी बना रखी है। पहले देख रहे हो किस प्रकार से, पहले बिल्कुल छोटा सा बंदर है, फिर बंदर बड़ा हुआ, धीरे धीरे देख रहे हो बंदर बड़ा होते 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 एक मानव में बदल गया। इसी को बोले होमोनाइजेशन, इसी को लोग बता रहे हैं। इसमें फोटो भी बाकायदा देखो, इस फोटो को डायग्राम के देखो, होमोनाइजेशन यही बता रहे हैं लोग। क्या बता रहे हैं, पहले बंदर है, फिर बंदर धीरे धीरे खड़ा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंसान बन जाता है। यानी पहले 4 पैरों पर चलता था, फिर 2 पैर आ गया, फिर 3 पर आया, फिर धीरे और उठा, धीरे धीरे इस प्रकार से क्या हुआ, मानव का। देखो अगर आप एग्जाम में थोड़ा बहुत अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो पेन से ही बनाना, कोई पेंसिल वेंसिल से मत बनाना। अगर आप चित्र नहीं बना, सिर्फ आपको समझाना रहता, तो अगर होमोनाइजेशन आ गया या डार्विन का सिद्धांत आ गया तो आप इन फोटो या डायग्राम का यूज जरूर कर सकती हैं। लेकिन सारे जो फोटो बनेंगे, जो डायग्राम बनेंगे, वो पेन से ही बनेगा, कोई पेंसिल से नहीं बनाना है। और ड्राइंग चित्रकारी नहीं करनी, हमें सिर्फ टीचर को समझाना है, वहाँ पर रंग वंग कुछ नहीं भरना है। नॉर्मली पेन से, यानी जो आपका ब्लैक या ब्लू पेन है, सिर्फ समझाने के लिए, बहुत डिजाइन नहीं करनी है, बहुत अच्छे से नहीं बना, सिर्फ टीचर को समझ में आए कि आप कैसे समझाने का प्रयास करें। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो एग्जाम में आप लोग बना जरूर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में यही रहेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बता रहा हूँ इसी को लेकर के ज़्यादा पूछा जाता है चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद हम लोग जैसे मानव का कर्मिक विकास कैसे, तो सबसे पहले होमो पूर्व था, यानी मानव किस प्रकार से था, फिर वो किस प्रकार से होमो सिपियंस में बदला, और होमो सिपियंस ही क्या बना, एक प्रकार से आगे चल करके मानव बना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में तो डार्विन है, और होमोनाइजेशन यानी किस प्रकार से मानव बंदर था, बंदर से बानर बना, बानर से विशालकाय वानर बना, और विशालकाय वानर से वो मानव के रूप में क्या हुआ है, अवतरित हुआ है। यही चीज़ें ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं। ये भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका ओपन कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर जो हमारा 3, हम यहाँ पर पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की बात करेंगे। ठीक है, हेलो, पूरा पाषाण की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूरा पाषाण की बारे में बात करता हूँ। पूरा पाषाण में एक काम लिखो, पूरा पाषाण कालीन जो मानव था, ठीक है, वह क्या था, बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जीता था। पॉइंट नंबर क्या है, निम्न स्तर का जीवन जीते थे। ठीक है, पूरा पाषाण के जो मानव थे उनके जीवन यापन का कोई साधन या जीवन शैली निर्धारित नहीं थी। जीवन यापन का कोई साधन या कोई शैली निर्धारित नहीं थी, पूरा पाषाण की बात करें। ठीक है, पूरा पाषाण का जो मानव था उसे प्राणी को अगर भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तो अपना पेट भरने के लिए कोई ना कोई साधन अपना लेता था। जैसे भूख लगी, प्यास लगी, जो मन में आता था सो खा लेता था। तीसरा पॉइंट है। ठीक है, पूरा पाषाण काल की अगर हम मानव की बात करें तो मानव शिकारी संग्रहकर्ता का जीवन जीता था। पूरा पाषाण कालीन जो मानव था कैसे जीवन जीता था, अगर आप लिखेंगे तो पॉइंट क्या बनेगा, शिकारी संग्रह करता, यानी वो जंगलों में रहता था, जानवर का शिकार करता था, शिकार को इकट्ठा करता था, उसको खा पी करके जंगलों में ही निवास करता था। तीसरा कैसे, अगला कह सकते हैं गुफाओं में रहता था। ठीक है, दूसरा, पूरा पाषाण काल में जो मानव था उसका कोई निवास स्थान नहीं होता था, वो गुफा में, प्राकृतिक गुफाओं में ज़्यादातर वो लोग क्या करते थे, रहते थे। पूरा पाषाण कालीन जो मानव था वो जंगलों और पहाड़ों में विचरण करते थे। कहाँ घूमते रहते थे, जंगल और जो पहाड़ हैं वहाँ पर ही घूमते रहते थे, कोई निवास स्थान फिक्स नहीं होता था। ठीक है, आरंभ में जब उन्होंने, देखो पूरा पाषाण कालीन जो मानव था शुरू में तो उसको शिकार भी करना नहीं आता था। वह प्रायः कई बार जो जानवर मर जाते थे ऑटोमेटिक, या जानवरों को जो पेड़ों में कंदमूल होता था उनको खाकर के अपना जीवन यापन करता था। अगर बात करें पूरा पाषाण कालीन के जो लोग होते थे, समय के साथ उन्होंने, देखो पूरा पाषाण कालीन जो मानव था शुरू में इसको शिकार करना नहीं आता था, लेकिन कह सकते हैं समय के साथ जैसे समय बदला तब उन्होंने जानवरों का शिकार करना सीखा। शिकार के लिए औजार की आवश्यकता नहीं थी उस समय, औजार शिकार जो होता था बहुत ज़्यादा औजार वहाँ पर यूज नहीं होते थे। अतः प्रारंभिक काल में देखोगे तो आदि मानव ने प्राकृतिक रूप से पत्थरों का यूज किया, यानी जैसे कहीं पर जाते थे अगर कोई पत्थर मिल गया तो उसी पत्थर से क्या होता था, शिकार किया जाता था। यानी बहुत ज़्यादा विकसित मानव सभ्यता नहीं थी। ठीक है,
यानी इस काल में बात करें जो मानव था वह जंगली वनस्पतियों का इकट्ठा करके उनको खाता था, या जानवर जो मिल जाते थे उनको मार करके उनको क्या करता था, खा लेता था। अगर हम पूरा पाषाण की मैं बात करूं, एक एक पॉइंट है उसको लिखना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। इस समय के जो मानव थे मूलतः जो कंदमूल है, कंदमूल का मतलब होता कि जैसे जंगल में गए तो जंगल में अगर कोई पौधा है उस पर कोई फल लगा है तो उसको खा लेते थे। जंगल में जो चीजें मिलती थी, जो प्राकृतिक चीजें होती थी, उन्हीं को खा करके जीवन यापन करते थे, ठीक है, कंदमूल। कभी कभी ये छोटे जानवरों का भी शिकार करते थे, यानी कह सकते जो पूरा पाषाण कालीन मानव था क्या करता था, जो छोटे छोटे जानवर होते थे इनका भी शिकार किया करता था, ठीक है। उस काल तक आग का, यानी पूरा पाषाण काल में कह सकते हो कि आग का आविष्कार नहीं किया गया था। जो मैं चीजें बोल रहा हूं बिल्कुल पॉइंट पॉइंट बोलता जाऊं, एक एक पॉइंट को लिखते चली जाइए, ठीक है। पूरा पाषाण काल जो मानव था, यहां पर देखोगे आग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस काल में 30 से 35 लोग, यानी पूरा पाषाण काल जो मानव था वो 30 से 35 लोगों के ग्रुप में लोग क्या थे, निवास करते थे, ठीक है। ये योजनाबद्ध तरीके से शिकार किया करते थे, यानी पूरा पाषाण काल में जो मानव रहा धीरे धीरे क्या रहा कि योजना बना करके कई बार शिकार, शुरू में तो इसको शिकार नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदला तो योजना बनाकर यानी स्ट्रेटजी बना करके क्या करते थे, शिकार किया करते थे, ठीक है। मुख्यतः अगर देखोगे तो शिकारी और संग्रहकर्ता का ही लोग जीवन यापन करते थे, जंगलों में रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे, वैसे ही लोग जीवन यापन करते थे। घरों में चूल्हे के इनके बर्तन मिले, चूल्हे के इन्होंने चूल्हे बना रखे, मिट्टी के चूल्हे बना रखे हैं, ठीक है। शिकार करने के लिए सिर्फ पुरुष ही शिकार करते थे, महिलाएं शिकार नहीं करती थी। महिलाएं जो होती थी घर के कामों को करती थी। महिलाएं जो कंदमूल होता था, जो खाद्य पदार्थ होता था उसको इकट्ठा करती थी। पूरा पाषाण काल में महिलाएं शिकार करने नहीं जाती थी, बल्कि वह घरों में ही रहती थी, ठीक है। इनकी अगर जीवन शैली की बात करें तो इनकी जीवन शैली में हमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इस समय शिकार ही किया जाता था और शिकार करके ही भोजन को इकट्ठा करने की हमें चीज़ें मिलती है। अगर मैं शिकार की बात करूं तो ये लोग भैंसा, घोड़ा, जंगली सुअर, हिरण आदि का बड़े पैमाने पर क्या करते थे, ये शिकार किया करते थे। तो खास तौर से पूरा पाषाण क्या, इसको तो मैंने बता दिया, ठीक है। इसकी जितने मैं पॉइंट बता रखा है उन सारी चीज़ों को लिख लीजिए, ठीक है। मध्य पाषाण संस्कृति कैसी थी, तो मध्य पाषाण की अगर बात करूं तो पूरा पाषाण से थोड़ा चेंज है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। यहां पर अगर देखोगे पर्यावरण में थोड़ा सा बदलाव आया। मध्य पाषाण काल में हमें क्या दिखाई देता है, यहां पर मानव ने थोड़ी बहुत खेती करना शुरू किया। पहले जो मानव था मूलतः क्या करता था, वो कच्चा मांस ही ज्यादा खाता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में अगर आप देखेंगे तो इनके भोजन में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जैसे जलवायु बदलती, पर्यावरण बदलता है तो धीरे धीरे इनके जो खाद्य पदार्थ थे वो उनमें बदलाव आया। मध्य पाषाण काल में अगर देखोगे तो पूरा पाषाण में देखोगे तो ये जो औजार यूज करते थे बिल्कुल जैसे प्राकृतिक अवस्था में इनको पत्थर मिल जाता था, लकड़ी मिल जाती थी, उसी का औजार है। लेकिन मध्य पाषाण की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये लोग छोटे छोटे सूक्ष्म औजारों का प्रयोग करने लगे, लेकिन अभी तक तेज और धारदार औजार नहीं होते थे, ठीक है। जीवन निर्वाह करने के लिए इनके तरीकों में बदलाया, यानी अब ये लोग जीवन निर्वाह करने के लिए क्या करते थे, मूलतः ये जानवरों को पालने लगे। क्या मध्य पाषाण काल में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे जानवरों को पालते थे। जानवरों को इसलिए पाला जाता था कि अगर मान लो किसी दिन ये लोग शिकार पे गए हैं, जैसे मान लो आज हम शिकार पे गए, भाई आज तो जानवर मिला नहीं, तो जिस जानवर को ये लोग पाले रहते थे उसी को मार करके क्या खा लेते थे, ठीक है। यानी अब जीवन निर्वाह जो था, दूसरा समाज धीरे धीरे जटिल होता चला गया। यानी पहले लोग अगर देखोगे जंगलों में निवास करते थे, इनका कोई निवास स्थान नहीं होता था, लेकिन पूरा पाषाण में क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे ग्रुप में, बड़े बड़े ग्रुपों में रहे और समाज में धीरे धीरे जटिलता आने लगी, ठीक है। यूरोप में मध्य पाषाण अगर हम संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर पहले मांस ज़्यादा खाया जाता था, लेकिन अब मांस कम खाया जाने लगा। अब यहाँ पर लोग क्या, मध्य पाषाण काल में विभिन्न प्रकार के अनाजों को उत्पादन किया जाने लगा, यानी अब अनाजों पर धीरे धीरे लोग क्या थे, वो परिवर्तन हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते पूरा पाषाण और मध्य पाषाण यहाँ की जो संस्कृति है। तो अगर आप पूरा पाषाण में बात करोगे, जो मानव है वहां पर देखोगे तो घरों में नहीं रहता है, शिकारी संग्रहकर्ता का जीवन यापन करता था पूरा पाषाण में। बल्कि मध्य पाषाण में बात करेंगे तो धीरे धीरे अस्थायी निवास की ओर आगे बढ़ते हैं, जानवरों को पालने लग जाते हैं। वहीं पूरा पाषाण में अगर हम बात करेंगे तो पूरा पाषाण में मोस्टली हमें इस प्रकार से उनको देखने को मिलता है कि वो
जो जानवर होते थे जैसे पड़े रहते थे उनको खा लेते थे, उनको शुरू में शिकार भी करना नहीं आता था, वो घर भी नहीं बनाते थे, ठीक है। या जो जानवर होते थे उनका मांस ज़्यादा खाया जाता था, ठीक है। या कच्चा मांस थे, आग का पूरा पाषाण में आग का आविष्कार नहीं हुआ, बल्कि मध्य पाषाण में अगर देखेंगे तो आग का भी आविष्कार हो गया था। तो पूरा पाषाण में अगर देखोगे तो मानव पूरी तरीके से कंदमूल खाता था या जानवरों का शिकार करता था। यहाँ पर सभ्यता संस्कृति का थोड़ा भी विकास नहीं हुआ था। ग्रुप महिलाएं शिकार नहीं करती थी। अगर बात करें पूरा पाषाण में, वो घरों पर ही रहती थी या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करती थी, शिकार करने केवल पुरुष ही जाते थे। लेकिन मध्य पाषाण की बात करूं तो यहाँ पर महिलाएं भी धीरे धीरे शिकार में भाग लेती थी। महिलाओं की जो भूमिका थी धीरे धीरे परिवार में बढ़ रही थी। मध्य पाषाण काल में देखोगे इनकी जो फैमिली थी, जो परिवार था, वह धीरे धीरे बढ़ा। पूरा पाषाण काल में देखोगे तो जो जनसंख्या बहुत कम थी, लिमिटेड जनसंख्या होती थी, थोड़े से ग्रुप में रहते थे, 30-35 लोगों के ग्रुप में। लेकिन मध्य पाषाण काल में अगर बात करूं तो यहाँ पर जनसंख्या में बदलाव आता है, जीवन यापन के तौर तरीके में बदलाव आता है। अब ये लोग कह सकते ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप में रहने लग जाते हैं, समाज में जटिलता आती है और इनका जो परिवार या फैमिली रहती है, परिवार में भी धीरे धीरे बदलाव आने लग जाता है। अब इनके जो परिवार थे, बड़े परिवार, पहले तो ये लोग पूरा पाषाण की बात करूं तो जहां पर जो पति पत्नी होते थे वो भी साथ नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में अगर देखोगे तो ये यानी जो पूरा परिवार है एक साथ रहने लग जाता है। पूरा पाषाण काल में तो जानवरों को पाला भी नहीं जाता था, सीधा जानवरों को शिकार करके उनको खा लिया जाता था और कंदमूल जो होता था वही खाते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में अगर आप देखोगे तो ये लोग जानवरों को धीरे धीरे उन्हें पालना शुरू किया। जब किसी दिन शिकार करने गए और शिकार नहीं हुआ तो उसी जानवर को क्या करते थे, मार करके लोग खा लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर मध्य पाषाण की बात हो तो यहाँ पर अभी खेती की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन खेती की ओर स्टार्टिंग होने की एक आरंभ जरूर हो गया था, लेकिन ये लोग अभी तक खेती नहीं करते थे, ठीक है। आग का आविष्कार हो गया था मध्य पाषाण काल में और ये लोग कह सकते जो मांस होता है उसको भून करके ये लोग खाने लग गए थे, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 4 में अगर आप देखेंगे पौधों को उगाना और पशुपालन करना। तो सबसे पहले हम लोग पौधे को उगाने की बात करते हैं। ध्यान से, शिकारी संग्रहकर्ता का किसान बन जाना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ध्यान से सुनिएगा कि जो लोग जंगलों में रहते थे, जानवर का शिकार करते थे, जानवर को मांस को इकट्ठा करके खाते थे, खान पान उनका उसी तरीके से चलता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन बढ़ा वैसे वैसे आप लोग कह सकते हैं कि जो शिकारी संग्रह करते थे अब वो धीरे धीरे खेती शुरू करेंगे। तो खेती ऐसे अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि लाखों वर्षों की संक्रमण की विधि थी। यानी लाखों वर्षों के बाद कह सकते हो कि जो शिकारी संग्रह करता था अब वह धीरे धीरे कृषि की शुरुआत करेगा, पशुओं को पालतू बनाएगा। तो इन्होंने किस प्रकार से खेती शुरू की और किस प्रकार से इन्होंने पशुओं को पालतू बनाया, इसके बारे में हम खास तौर से डीपली को डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जिसके बाद शिकारी जो था काम जो था धीरे धीरे मनोरंजन, इंटरटेनमेंट का काम बन जाएगा। इस संदर्भ में हम मूलतः बात करेंगे। कई पशुओं को और पौधों को अपनी प्राकृतिक सीमा से बाहर पाया जाना, शारीरिक परिवर्तन हो जाना, पशुओं और पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाना, इस प्रकार से कई सारे परिवर्तन आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो जो शुरुआती जो मानव था उसने सबसे पहले क्या किया, पौधे उगाना शुरू किया। तो पौधे उगाने की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 20,000 बीपी के बाद पश्चिम एशिया में कुछ हिस्सों में वनस्पति की प्रकृति में कई परिवर्तन आता। बड़े बड़े दाने वाले बीज घास वहां उगने लगे। इन घासों के बीच हवा चलने से दूर दराज इलाके में फैल जाते। यहीं शुरू में क्या होता था कि जो जैसे नॉर्मल कोई पौधा उग जाता था ना, ये मान लो कोई, आप लोगों को पता होगा कि कहीं पर हम लोग कई पौधे तो नॉर्मली प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कोई अगर पौधा कहीं पर उग जाता था ना, जब हवा चलती थी तो उसका जो बीज होता था हवा के जरिए इधर उधर चला जाता था। तो इधर उधर जब उसका बीज चला जाता था तो वहां पर भी क्या होते थे, पौधे उगाते थे, ठीक है। और इन पौधों में तने आसानी से टूट जाते थे। इस प्रकार गेहूं और जौ के बीज चारों ओर फैल जाते थे। फसल के पकने से पहले बीज फैलने लगते थे। इस प्रकार पौधों को उनके बीज बिखर जाते थे। एक डंडे से बांधकर उन्हें बचाया और उगाया जाता था। इन बीजों को फिर बोया जाता था और फसलें उगाई गई। शुरुआती अगर हम लोग बात करें तो इन लोगों ने जो पौधा उगाना सीखा, इस प्रकार सीखा, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है, पौधे में बीज लगा है, हवा चली, हवा से क्या हुआ, बीज उधर उधर फैल गया और बीज जब इधर उधर फैला, बारिश हुई तो वहां पर भी पौधा उग गया। तो इन लोगों को लगा कि जो बीज होता है उससे पौधा उगाया जा सकता है। और शुरू में इन लोगों ने जो पौधा उगाना शुरू किया, ऐसे नहीं
बहुत सारे पौधे उगाते थे, बल्कि एक एक पौधा, दो दो पौधा उगाते थे। इस प्रकार से इन्होंने कह सकते हैं कि पौधा उगाना सीखा। और फिर बाद में इन्होंने ढेर सारे पौधे उगाते थे, और जो पौधे होते थे ना उनको डंडे से बांध के रखते थे ताकि पौधा कहीं गिर ना जाए, हवा चले तो मुड़ ना जाए। इसलिए इस प्रकार से कहते हैं इन लोगों ने फसल भी उगाना धीरे धीरे सीखा। ठीक है, गेहूं में हुए परिवर्तन को रेखांकित किया जाता है। उनके दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं के उपजाने से मनुष्य में तकनीकी में काफ़ी बदलाव आया। यानी सबसे पहले इन्होंने जब भाई गेहूं को उन्होंने उपजाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब इन्होंने गेहूं को उपजाया, गेहूं को अगर देखो गेहूं में बहुत ज़्यादा दाने होते, बालियाँ ज़्यादा होती थी, तो इन्होंने गेहूं को उपजाया और उससे क्या काफ़ी इनको फायदा मिला। ऐसी किस्म को उपजाया जाए जो हवा के झोंके से गिरे। शुरू में जो ये फसलें उगाते थे ऐसी फसलें ज़्यादा उगाते जिनमें हवा लगने से पेड़ ना गिरे। जैसे कई कई वृक्ष होते, पौधे होते थे, अगर हवा चल जाती तो गिर जाता था, तो उसको डंडे से बांधना पड़ता था। तो कई बार सोचते थे कि कोई ऐसा पौधा गया है जो डंडे से गिरे ना, जैसे हवा चलेगी तो क्या होता था, बेचारा गिर जाता था। ठीक है, मनुष्य की कोशिश ऐसी रहती थी कि ऐसा पौधा उगाए जो गिरे ना। सबसे साधारण किस्म के गेहूं को सबसे पहले उगाया गया सकरा, जिसको बोलते हैं संकरीकरण की वस्तुता। अगर देखो गेहूं पैदा होता था जिसमें 6 जोड़ी गुणसूत्र होते थे, केवल उगाई गए गेहूं की प्रजातियां ही पाई जाती। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिला करके आरंभिक किसानों ने गेहूं की ऐसी किस्में उपजाते थे जो कहीं भी उपजाई जा सकती। यानी शुरू में ऐसे प्रकार के गेहूं को बोया जाता था जो किसी भी जलवायु में उग जाएं। ठीक है, ऊपर जिन जंगली पौधों को बता के देखो, कई शुरू में जंगली जो बीज होते थे उस प्रकार की चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा उगाया। ठीक है, इन पौधों में बीज ज़्यादा दिनों तक टिके रहते थे, प्रकृति रूप से बिखरते नहीं थे। दूसरा, इस प्रकार के पौधे उगाते थे जिनका बीज हवा चलने से निकले ना या इधर उधर छिटके ना। इस प्रकार के पौधे शुरू में क्या होते थे, ज़्यादा उगाए जाते थे। ठीक है, पौधे आसानी से उगते थे, इस प्रकार के पौधे ज़्यादा उगाए गए। परंतु यदि पौधों के बीज को लगाना था तो इन्होंने जंगली पौधों से दूर रखने के लिए ज़रूरत थी ताकि दूसरे पौधे इनका अतिक्रमण ना करें। जैसे मान लो कि इन्होंने जब पौधा लगाना शुरू किया तो आप सबको पता कि जब खेत में कोई जंगली पौधा उगाता है तो जैसे अन्य पौधे नहीं उगते, इसलिए इनको जंगली पौधा भी हटाना पड़ता था। बीज ऐसी जगह पर लगाना था जहाँ पर भूमि समतल हो। इनके लिए भाई बीज लगाने के लिए समतल जमीन भी चाहिए थी, ऐसी जमीन मिले जहाँ पर समतल जमीन हो, समतल पानी का स्रोत हो, जहाँ पर्याप्त वर्षा होती हो। सीरिया के नवपाषाण युग में उपजाऊ ऊर्ध्वचंद्राकार क्षेत्र के निचले पहाड़ियों इलाकों में देखोगे तो वहाँ पर इस प्रकार से हमें इनको परिवेश मिला जहाँ पर पौधे उगाए जा सकते थे। वहाँ से प्राप्त दाने के प्रमाण मिलते हैं। इन पौधों के तने कड़े हैं और इनमें जंगली किस्म में कोई अंतर नहीं पाया जाता। ये प्रजातियाँ अपने प्राकृतिक परिवेश से दूर पाई है। यानी शुरू में अगर लोग देखोगे तो जो पौधे उगाते थे, भाई ऐसा पौधा उगाओ जिसका जो बीज है हवा में फैले ना, दूसरा पौधा गिरे ना, हवा चले तो, या पौधे के लिए समतल इनको जमीन चाहिए थी ताकि जमीन समतल लेगी तभी तो पौधा उगाया जाएगा। इस प्रकार से कैसे इन लोगों ने पौधे उगाना शुरू किया। जानवरों को पालतू कैसे बनाया, मैं इसको बता देता हूँ। देखिएगा, आप सबको पता कि जो ये शिकारी संग्रह करता थे, ये जानवर का शिकार तो करते ही थे। मान लीजिए एक दिन अचानक सडनली ये शिकार करने गए, ठीक है, तो इन्होंने जानवर को कैसे माना कि इसको पालतू बना सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि इतिहासकार बताते हैं कि जो मानव था जब वो शिकारी संग्रह करता था, वो जानवर का शिकार करने गया। जानवर का जब वो शिकार कर रहा था तो जानवर का जो बच्चा था गलती से वो बच्चे को पकड़ लाए। ठीक है, जानवर बड़े जानवर का शिकार नहीं हो पाया तो जानवर का जो बच्चा था उसको पकड़ लाते थे। तो जानवर का बच्चा जब पकड़ के लाए, इनके साथ रहा, तब इनको लगा कि जानवरों को हम पाल सकते हैं। ठीक है, जानवरों को शुरू में इन्होंने इसलिए पाला ताकि मान लीजिए अगर किसी दिन शिकार करने जाते हैं तो मान लीजिए बड़े जानवर का शिकार नहीं हुआ तो जो जानवरों को पाले रहते थे उसी को खा लेते थे। तो जानवरों को इन्होंने पालतू इस लेवल पे बना लिया क्योंकि किसी दिन इतिहासकार बताते हैं कि जो मानव शिकारी संग्रह करता था वो जानवरों को शिकार करने जाते थे, लेकिन जो जानवरों के बच्चे होते थे, जो छोटे जानवर होते थे, ये कई बार इनकी पकड़ में जल्दी से आ जाते थे। तो छोटे जानवरों को शुरू में अगर देखोगे तो इन्होंने छोटे जानवरों को पालना शुरू किया। शुरुआत में बड़े जानवर कभी नहीं पाले गए। अरे भाई, शुरू में जाकर के हाथी, घोड़ा, ये इस प्रकार के जानवर, शुरुआत में जो ना बड़े जानवरों के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे इनको पाला जाता था। जानवरों को इसलिए पाला गया ताकि जिस दिन शिकार ना हो, जिस दिन शिकार करने के लिए अगर जानवर नहीं मिलता था तो जिन जानवरों को लोग पकड़ करके लाते थे, जिन लोग को पालते थे, उन्हीं को खा लेते थे। ठीक है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी थी इसलिए इनके खाद्य पदार्थ भी बढ़े थे। तो इन्होंने धीरे धीरे जानवरों को पालना सीखा और पौधे उगाना सीखा। और पौधे जब इन्होंने उगाना सीखा, उसी के हिसाब से कह सकते धीरे धीरे कृषि की शुरुआत हुई।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि की ओर संक्रमण कैसे हुआ। यानी कह सकते हैं कि जो मानव समाज जंगलों में रहता था, ठीक है, शिकार करता था, जानवर के मांस को खा करके जीवन यापन करता था, उन लोगों ने खेती करना क्यों शुरू किया। तो खेती शुरू करने के कई बड़े कारण हैं। पहला रीजन है कि जनसंख्या में बदलाव आ जाना। पहले जो परिवार था, छोटा परिवार होता था, गुजर बसर हो जाता था, ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जिन जानवरों का शिकार करते थे उसको खा लेते थे, चल। लेकिन जैसे जैसे इनके परिवार की जनसंख्या बढ़ी तो इनको ज़्यादा भोजन की जरूरत पड़ी। तो ज़्यादा भोजन के लिए कह सकते हैं कि इन्होंने खेती शुरू करना आरंभ किया होगा। दूसरा बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में बताया जाता है कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्रों में आते जाते रहते थे। जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो कुछ जलवायु में जो पौधे उगाना या खेती करना आसान था, तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी कहा जा सकता है कि मानव ने खेती करना शुरू किया होगा। तीसरा कारण जो बताया जाता है कि पारिस्थितिक अवधारणा। धीरे धीरे जो क्लाइमेट था, जो परिस्थितियां थी वो बदल रही थी, इस कारण भी कह सकते हैं कि लोगों ने खेती की ओर मुड़े होंगे। दूसरा बताया जाता है सामाजिक परिवर्तन। समाज जो था, पहले का जो समाज था वो किस प्रकार का समाज था। पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करते थे। जैसे मान लो जंगल में गए, जान का शिकार कर लिया, उसका जो मांस है उसको इकट्ठा कर लेते थे। पहले क्या किया जाता था, लोग संग्रहण में विश्वास रखते थे, यानी इकट्ठा करेंगे और उसको खाएंगे। लेकिन बाद में कह सकते समाज बदल गया, अब समाज उत्पादन पर आ गया। क्या उत्पादन? पहले का जो मानव था वह संग्रहण में विश्वास रखता है, यानी मांस को इकट्ठा करता था, जंगलों में जो कंदमूल मिलता था उसको इकट्ठा कर लेता था, उसको खाता था। लेकिन अब क्या हुई, व्यवस्था बदल गई। पहले के जो लोग थे वो यानी क्या करते थे, इकट्ठा करते थे खाद्य पदार्थों को। अब खाद्य पदार्थ का जब उत्पादन करने की बारी आए तब उन्हें कह सकते खेती की ओर संक्रमण। खेती की ओर संक्रमण का मतलब होता है कि जो मानव समाज, जिसको हम खानाबदोश और पशुपालक समाज कहते हैं, भाई खानाबदोश और पशुपालक समाज ने खेती क्यों शुरू की, रीजन क्या है, कारण क्या है। तो उसका सबसे पहला बड़ा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। परिवार बड़े बड़े होने लगे, खाने की ज्यादा चाहिए था, भाई जब खाना ज्यादा चाहिए था तब खेती इन्होंने शुरू की। दूसरा बड़ा कारण है जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में जब परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो कह सकते हैं कि ऐसे भी पौधे उगाए जाने लगे जिनसे खेती हो सकती थी। तीसरा बड़ा कारण है समाज में परिवर्तन। पहले का जो समाज था वो खाद्य पदार्थों को सिर्फ इकट्ठा करने में विश्वास रखता था। जंगल में जाकर के जानवर को शिकार करते, खाद्य पदार्थ को इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन बाद का जो समाज आया वो खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करने में नहीं बल्कि उत्पादन में विश्वास करता था। ठीक है, या कह सकते हैं कि जनसंख्या में बदलाव। दूसरा, क्षेत्र में की अवधारणा। पहले ये लोग ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा रहते थे जहां पर खेती नहीं होती थी। जब ये लोग ऐसे क्षेत्र में गए जहां पर खेती हो सकती थी तो वहां पर इन्होंने क्या किया, खेती करना स्टार्ट किया। देखो पहले का जो मानव था और खास तौर से जो पशुपालक समाज है, जब इन्होंने पशुओं को पालतू बनाया तब ये जंगलों से निकल करके कह सकते हैं एक घुमंतु बने। इसलिए बोला जाता है, एक वर्ड आता खानाबदोश। पशुपालक जो समाज है, खानाबदोश पशुपालक आता है। पशुपालक खानाबदोश हम उसको बोलते हैं कि जो समाज जानवरों को पालता था लेकिन जानवरों को चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक ये लोग रहते थे, आते जाते रहते थे। तो भाई इन्होंने सबसे पहले पौधा उगाया। सबसे पहले देखो, जो शिकारी संग्रह करता समाज था वो धीरे धीरे क्या बना, पशुपालक समाज बना। उन्होंने पशुओं को पाला और पशुओं को पालने की वजह से क्या होता था, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, क्योंकि चारागाह की तलाश में जानवरों को चराने के लिए इधर उधर से जाते रहते, इसलिए इनको पशुपालक खानाबदोश भी बोला जाता है। आगे चल करके यही जो पशुपालक खानाबदोश था, यही धीरे धीरे इसमें से कुछ लोग पशु पालते थे और कुछ लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। खेती शुरू करने के 3-4 बड़े कारण हैं, वो मैंने बड़े कारण आपको बता दिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी क्वेश्चन, अगर आपको नॉर्मली अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली मैंने आपको जो बताया, मैंने बुक रीड करके नहीं बताया है, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझेंगे तो आप नॉर्मली बना करके भी लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें मूलतः सिद्धांत पूछा रहा कि जो भाई जो खेती क्यों, लोगों ने खेती क्यों शुरू कर दी, खेती क्यों शुरू हो गई, खेती की ओर क्यों बढ़े लोग। तो रीजन यही भाई, जनसंख्या बढ़ गई ना, परिवार बढ़ गया, फैमिली बढ़ गई। अब जानवर को मार करके जो लाते थे उससे काम नहीं चलता था, तो उनके लिए और खाद्य पदार्थ की जरूरत थी, तो इसलिए उन्होंने और रिसोर्स ढूंढना शुरू किया। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं जलवायु बदल, क्लाइमेट बदल गया, या वैसे स्थान पे लोग रहने लगे जहां पर खेती हो सकती थी, या समाज बदल गया। पहले समाज जो का था
खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करने में विश्वास रखता था। अब समाज उत्पादन में विश्वास रखता है, प्रोडक्शन में, तो उत्पादन इन्हें एग्रीकल्चर का कर खाने की पीने की ज़्यादा जरूरत थी। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि कृषि की ओर संक्रमण हुआ। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप अच्छे से लिख करके आइएगा। ठीक है, हेलो। चैप्टर नंबर 5 क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में कृषि का आरंभ कैसे हुआ। विभिन्न क्षेत्र का मतलब अलग अलग जो इलाके थे वहाँ पर कृषि कैसे हुई। तो सबसे पहले पश्चिम एशिया में कृषि कैसे स्टार्ट हुई, या यहाँ पर हर इलाकों में कृषि का आरंभ किस प्रकार से किया गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि हर जो इलाका थे। तो सबसे पहले पश्चिम एशिया, पुरातात्विक और अन्य विशेषज्ञों के ध्यान और शोध पश्चिम एशिया पर काफ़ी केंद्रित रहा। गार्डन चाइल्ड, रॉबर्ट लुइस, एंथनी, इन सभी अन्य बहुत सारे विद्वानों ने आरंभिक कृषि पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य पर बहस कर चुके हैं। उनके विचार में बहुत मतभेद है। ठीक है, यानी अलग अलग जो इतिहासकार हैं अलग अलग बताते हैं कि कृषि आरंभ किस प्रकार से, खेती लोगों ने किस प्रकार से शुरू किया होगा। ठीक है, जैसा कि पहले इकाई में मैंने आपको बताया, तो जलवायु के उतार चढ़ाव द्वारा प्रभावित, यानी कई सारे लोग बताते हैं कि जो शिकारी संग्रह करता थे, जब जलवायु बदल रही, जलवायु में उतार चढ़ाव, इसलिए उन्होंने खेती शुरू किया होगा। पश्चिमी एशिया में गहरे समुद्र केंद्रों, ऊपरी तलछट और झीलों से प्राप्त पराग के कारण प्राप्त साक्ष्य दर्शाते हैं कि अभिनूतन युग के प्रारंभ वायु में जलवायु ठंडी और शुष्क थी। अभिनूतन युग के आरंभ के पश्चात तापमान और वर्षा में लगभग 90,000 BC के दौरान शुष्कता और सूखे में वृद्धि हुई। तब भी अभिनव युग के आरंभ के बाद जलवायु ठंडी और आर्द्र थी। ये परिस्थितियों विशेषकर मानव के बसने के लिए उपयुक्त थी। वर्षा में वृद्धि के कारण पूर्वी भूमध्य सागर में तटीय पर्वतों के आसपास वनों का विस्तार हुआ। यानी कह सकते हैं कि पानी बरसने लग गया, जलवायु बदली, इसलिए कह सकते हो कि जो खेती लोग, या कह सकते हैं लोगों ने खेती करना शुरू किया। जैसे अब मैं बात करूँ, सीरिया है, इजराइल है, इराक है, ईरान है, तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर सर्दियों में पर्याप्त जानवरों की प्रजातियाँ बहुत थी। उदाहरण के लिए यहाँ पर लेवांट का क्षेत्र जो है 2 प्रजातियाँ जैसे गेहूँ और जौ के लिए बहुत उपयुक्त था। भेड़ और बकरी के जंगली पूर्वज पहाड़ी भूभाग में बसे थे। 11,000 BC के आसपास उत्तरी केबरन काल के दौरान यहाँ पशुओं को चराने के साक्ष्य मिलते हैं। उसके शीघ्र पश्चात जॉर्डन घाटी में मध्य पाषाण युग में अगर देखोगे, समुदाय में यहाँ काफ़ी हद तक जीवन निर्वाह का आधार विकसित हुआ। इन्होंने जंगली मृग, भेड़, बकरी और मध्य ग्रीष्मकालीन में घास की खोज के लिए ऊपरी पहाड़ियों की ओर प्रवासी परागमन का अनुसरण किया। इन्होंने तटीय जल संसाधनों का दोहन किया और क्षेत्र में नवीन निर्मित झीलों में मछलियों को पकड़ने का काम करते थे, या उन्नत जो घुमंतु पाए जाते थे जंगली जो जानवर थे, या उनके पौधे को एकत्र करते थे। यानी कह सकते ये लोगों ने धीरे धीरे खेती की ओर आगे बढ़े, क्योंकि जो पहाड़ियाँ होती थी, पहाड़ियों से निकल करके ये लोग धीरे धीरे मैदानी इलाकों पर जाने लगे, और वर्षा धीरे धीरे वर्षा होने लगी, या जलवायु में परिवर्तन आया, इसलिए भी कह सकते हैं कि लोग खेती की ओर आगे बढ़े, या कृषि उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, अगर देखोगे, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि आरंभिक नवपाषाण गांव में उन क्षेत्रों के आसपास स्थापित हुए जहां पानी और कृषि युग, यानी कह सकते हैं कि जो मानव था नवपाषाण काल में ऐसी जगह पर जाकर के बसा जहां पर पानी था, कृषि योग्य भूमि थी और चारागाह थे। ऐसी स्थान पर बसने से कह सकते कि वहां पर खेती या कृषि की शुरुआत होने के कारण मिलते हैं। जॉर्डन स्थित विधा में स्तर पर कपारा बकरी की एक प्रजाति है को जीव जंतु के समूह का लगभग 76% मानते हैं। यह दर्शाता है कि कपारा सबसे अधिक शिकार करने वाली प्रजाति थी। बाद में नवपाषाण काल में 7500 से 6200 BC के बीच यहाँ पर बाह्य कृत्रिम प्रजनन और पशुओं की जीवन पद्धति में परिवर्तन के संकेत मिलते हैं, जिसकी पुष्टि जीन समूह और जीवाश्म अवशेषों के अध्ययन से होती है, जो इंगित करता है कि पशुओं के झुंडों की देखरेख पर आधारित सफल पशुचारी व्यवस्था ने पशुओं को पालतू बनाया। पशुचारी व्यवस्था यानी ये लोग पशुपालन करते थे और धीरे धीरे पशुपालन करते करते खेती की ओर आगे बढ़े। देखो, पहले का जो मानव था कहाँ पर रहता था? जंगलों में रहता था, जंगलों में निवास करता था, जिसको हम शिकारी संग्रहकर्ता बोलते हैं। और यही जो शिकारी संग्रहकर्ता था धीरे धीरे क्या बना? पशुपालक समाज बना। वही जो पशुपालक समाज होगा धीरे धीरे वो खेती की ओर बढ़ेगा। ठीक है, किसकी ओर बढ़ेगा? खेती की ओर बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से खेती कह सकते भाई स्टार्ट हुई। देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि पहले जो मानव था कहाँ रहता था?
जंगलों में रहता था, जंगलों में निवास करता था, ठीक है। शिकारी संग्रहकर्ता उसे बोला जाता था, जंगल में जाकर के जानवरों को मारता था, उसको इकट्ठा करके खाता था और अपना जीवन यापन करता था। दूसरे में परिवर्तन क्या आया कि वो धीरे धीरे क्या करने लगा, जानवरों का शिकार करते करते अब जानवरों को उसने पालतू बना लिया। जब उसने जानवरों को पालतू बनाया तो जानवरों को पालतू बनाने के लिए जानवर को जो चराना होता था, चारागाह की तलाश में क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह आते जाते रहते थे। इसको हम बोलते हैं पशुपालक खानाबदोश। यही जो पशुपालक खानाबदोश थे, जब इधर उधर आते रहते थे, जाते रहते थे, तब इन्होंने धीरे धीरे कह सकते पौधे उगाना सीखा और धीरे धीरे कह सकते कृषि की शुरुआत हुई, यानी खेती की शुरुआत हुई। क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में क्या होता है, जलवायु बदल जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जैसे एक स्थान पे तो भाई वर्षा नहीं होती थी, दूसरे स्थान पे गए तो पानी बरसता था। तो जहाँ पर पानी की वर्षा होती थी या जलवायु अच्छी थी, वहाँ पर इन्होंने कह सकते पौधे उगाना सीखा और धीरे धीरे कह सकते कि खेती की ओर आगे बढ़े और धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्ट हुआ। यानी पहले नंबर पर पशुपालक खानाबदोश, दूसरे पर शिकारी संग्रह करता है जो जानवरों का सॉरी देखिए, पहले पर क्या शिकारी संग्रह करता है, दूसरे पर पशुपालक खानाबदोश यानी जो जानवरों को पालते थे और चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तीसरे नंबर पर आता है कि जब लोगों ने खेती करना शुरू किया। खेती किसने शुरू किया, यही जो पशुपालक खानाबदोश था। कुछ लोग कह सकते पशुओं को पालने में चले गए और कुछ लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पशुपालक खानाबदोश था वो चारागाह की तलाश में, जैसे आप सबने देखा कि लोग पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान आते जाते रहते थे। तो जब ये अपनी जगह पर बदलते थे, जगह चेंज करते थे, तो भाई हर जगह जलवायु अलग है, कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती, कहीं पर मिट्टी अच्छी मिली, तो वहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने फसलों को उत्पादन किया और धीरे धीरे कह सकते कि एक खेती की ओर, एग्रीकल्चर की ओर यहाँ पर आगे बढ़े। ठीक है, हेलो, देखिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या, कृषि के परिणाम। कृषि के परिणाम का सिंपल सा मतलब है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कृषि का परिणाम क्या निकला, यानी जब लोगों ने खेती शुरू की तो खेती से रिजल्ट क्या निकला। जो खानाबदोश समुदाय था, जो पशुपालक खानाबदोश से जो जानवरों को पालते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, या जो मानव समाज था, जब उसने खेती शुरू किया और खेती करने लगा तो उसका रिजल्ट क्या निकला, कृषि का परिणाम क्या निकला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानव जीवन प्रणाली पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले देखिएगा आहार में परिवर्तन है। पहले के लोग क्या थे भैया, मांस खाते थे। पहले जंगल में रहते थे तो क्या खाते थे, मांस खाते थे या कंदमूल खाते थे, पहले मांसाहारी थे। लेकिन जब उन्होंने खेती शुरू किया तब वो कह सकते गेहूं है, चावल है, यानी धीरे धीरे वह शाकाहारी होने गए, यानी खाद्य पदार्थ में, खान पान में परिवर्तन आया। पहला क्या परिवर्तन आया, खाना बदल गया। पहले मांस खाया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा, अब कह सकते फल सब्जियां या दूध या इस प्रकार की चीज़ों को ज़्यादा खाया जाने लगा, अनाज खाया जाने लगा। दूसरा परिवर्तन, मानव में कपाल और चेहरे संबंधी। या एक बात बताइए, जो आदमी मांस खाएगा उसका जो बॉडी होगा या उसकी जो चाल ढाल होगी, चेहरा मोहरा होगा, बिल्कुल अलग होगा। यानी अब जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तब इनकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन आया। अब इनका शरीर जो था वो भी बदल गया, इनका रंग रूप आकार पर। जो समाज मांस खाता था या जंगलों में रहता था, जब उसने खेती करना शुरू किया तो उसके शारीरिक जो बनावट है, शारीरिक बनावट में परिवर्तन आ गया। पहले जो कह सकते हैं लोग ज़्यादा जंगलों में रहते थे तो अलग प्रकार से शारीरिक बनावट थी, अब शारीरिक बनावट में परिवर्तन आ गया। ठीक है, अगला मानव प्रवृत्ति में। पहले का जो मानव था वो क्या करता था, जा करके शिकार करता था और जानवर को मार करके खा लेता था। यानी यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ का जो मानव था वो कैसा था, यानी इकट्ठा करता था, यानी संग्रहण करता था। लेकिन जो खेती करने वाला समाज था, जो कृषि करता था, वो क्या करता था, उत्पादन में विश्वास रखते हैं। यानी अब लोग उत्पादन करने लगे, प्रोडक्शन में आ गया मानव समाज। ठीक है, मानव सूझबूझ के साथ प्रश्न करने लगा। देखो, जब मानव जंगलों में रहता था, जानवर का शिकार करता था, तब उसमें तर्क बुद्धि नहीं थी, तब उतना सोचता समझता नहीं था, तब उतना समझदार नहीं था। लेकिन जब मानव ने खेती करना शुरू किया तब उसकी दिमाग का जो बुद्धि है, धीरे धीरे दिमाग खुला, अब वह प्रश्न करने लगा, अब उसमें धीरे धीरे परिवर्तन है। यानी अब उसकी जो बुद्धि माइंड है वह धीरे धीरे खुलने लगी। पहले भाई जब जंगलों में रहता था तब उसका दिमाग बहुत कम चलता था, या वह दिमाग का प्रयोग कम करता था, या दिमाग उस प्रकार से वर्क नहीं करता था, लोड नहीं लेता था। लेकिन जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तब खेती करते करते क्या हुआ, अब धीरे धीरे उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बदल गई। ठीक है, जब लोग जंगलों में रहते थे
तो उस समय अलग प्रकार की बीमारी होती थी। जब मानव समाज ने खेती करना शुरू किया तब यहाँ पर जो बीमारियां होती थी, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लग गई। यानी भाई जो लोग मांस खाते हैं उनकी उसमें अलग प्रकार की बीमारी होगी। जब लोगों ने खेती करना शुरू किया, अब यहाँ पर यानी मांस कम खाया जाता था और खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं है, चावल है, इस प्रकार चीजें, तो यहाँ पर अलग अलग बीमारियां हुई। जनसंख्या में परिवर्तन है। पहले जो जनसंख्या थी कम होती थी क्योंकि खाद्य पदार्थ कम था, जंगल में जाकर के जानवर को शिकार करना बड़ा मुश्किल होता था, कभी शिकार होता था कभी नहीं होता था, इसलिए इनकी जो फैमिली परिवार होता था बहुत छोटा होता था, जनसंख्या ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तो खाने पीने की चीज़ें बढ़ी, जनसंख्या में परिवर्तन आया, अब धीरे धीरे इनके परिवार बड़े होने लगे। तो कृषि का परिणाम यानी मानव की जीवन शैली पर कृषि का बहुत सारा परिणाम निकला। अगला हम बात करेंगे कृषि समुदाय की समाज पर क्या परिवर्तन, यानी समाज कैसे बदला, खेती करने से समाज में क्या परिवर्तन आया। पहले कह सकते हैं कि जब मानव जंगलों में रहता था तब वो अलग थलग रहता था, लेकिन जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तो इनको अस्थायी रहना पड़ा। अब धीरे धीरे जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तब कह सकते ग्रामीण समाज या ग्रामीण संस्कृति का जन्म हुआ। भाई पहले तो जंगलों में रहते थे, परमानेंट नहीं रहते थे, अस्थायी रहता था। खेती करने के लिए इनको अस्थायी रहना पड़ा, एक स्थान पर बसते चले गए। इस हिसाब से कह सकते जो खेती करने वाला समाज था वहां पर ग्रामीण संस्कृति, गांव से नगर, नगर से शहर बनते चले गए। ठीक है। जनजातीय समूह, अब धीरे धीरे जो अब जो पहले का जो समाज था उसमें जाति जनजाति बहुत कम होती थी क्योंकि जंगलों में रहता था। जैसे जैसे वह खेती करने लगा समाज में जटिलता आने लगी, समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब, इस प्रकार की जो खाई थी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है। सामाजिक संरचना में जटिलता आ जाना, पहले का जो समाज था जब जंगलों में रहता था, शिकार करता था, तब समाज में ज़्यादा जटिलता नहीं थी। ठीक है। समाज में भेदभाव उतना ज़्यादा नहीं होता था। अब धीरे धीरे जब समाज खेती करने लगा और कृषि की ओर आगे बढ़ा, अब समाज में क्या हो गया कि यहाँ पर समाज में परिवर्तन आ गया। समाज में ऊंच नीच, भाई कोई अमीर है गरीब है, किसी के पास ज़्यादा खाद्यान्न है तो अमीर हो गया, किसी के पास कम खाने की चीज़ है गरीब हो गया। यानी अब समाज में जाति धर्म, धीरे धीरे समाज में कह सकते हो कि एक प्रकार से कबीले बने और उसमें कह सकते समाज जो था धीरे धीरे जटिल होता। पहले का जो समाज था जब वो जंगलों में रहता था, शिकारी संग्रह करता था, तब समाज ज़्यादा जटिल नहीं था, लेकिन अब समाज धीरे धीरे समाज में जटिलता आने लगी। ठीक है। नई व्यवस्था, यानी पहले की जो व्यवस्था थी बिल्कुल सरल थी, अब लोग खाद्य पदार्थ के लिए, जमीन जायदाद के लिए लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगे। पहले मान लीजिए अगर मानव के समाज में अगर कोई झगड़ा हो जाता था, लड़ाई हो जाता था तो स्थान चेंज करके बदल जाते थे, लेकिन जब लोग परमानेंट रहने लग गए, खेती करने लग गए, तो वहाँ पर अगर किसी प्रकार का विवाद होता था, झगड़ा होता था, तो अपना गांव या स्थान छोड़ करके नहीं जाते थे बल्कि वहीं पर रहते थे। अब धीरे धीरे समाज में जो टकराव की स्थिति थी ज़्यादा बनने लगी। जब मानव जंगलों में रहता था, शिकारी संग्रह करता था, जानवरों को मार करके खाता था, तब समाज में लड़ाई झगड़े कम होते थे। अगर कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो मानव अपना स्थान छोड़ करके चला जाता था। लेकिन जब खेती करते, भाई आप खेत छोड़ करके नहीं जा सकते, आप अपना घर छोड़ करके नहीं जा सकते, यानी अब समाज में टकराव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति ज़्यादा बनने लग गई। ठीक है। अनुष्ठान और धार्मिक, जब मानव समाज परमानेंट रहने लगा, खेती करने लग गया, अब यहाँ पर जो धार्मिक काम है, जो अनुष्ठानिक काम है, पूजा पाठ है, धार्मिक काम है, इस प्रकार के जो काम है वह ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है। अगली हम बात करेंगे कि भौतिक संस्कृति में क्या परिवर्तन आया। जब मानव ने खेती करना शुरू किया तो ज़्यादा से ज़्यादा औजार बनने लग गए जो खेती में यूज होते थे। मिट्टी के बर्तन ज़्यादा बनने लगे जिनमें कह सकते खाद्य पदार्थों को रखा जाता था, अनाज को रखा, यानी अब मिट्टी के जो बर्तन थे वो ज़्यादा बनने लगे। दूसरा, कपड़ों की बुनाई की जाने लगी क्योंकि अब धीरे धीरे जो मानव समाज था जो खेती करता था, यहाँ पर कपड़ों की बुनाई बढ़ गई। धातु कर्म, यानी अब धातु का काम ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि खेती करने के लिए कई सारे औजारों का प्रयोग होता था और खेती करने के लिए अब जो औजार जैसे काटने के लिए, कटाई के लिए, खुदाई के लिए, बुआई के लिए नए नए औजारों का प्रयोग होने लगा। वस्तुओं का आदान प्रदान, पहले वस्तुओं का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होता था क्योंकि लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, उसी को खा लेते थे। लेकिन जब मानव ने खेती करना शुरू किया, अब यहाँ पर वस्तुओं को खरीदना, बेचना, आदान प्रदान, यानी वस्तु विनिमय होने लगे, यानी अब वो एक वस्तु को लेकर के कोई दूसरी वस्तु को इस प्रकार से आदान प्रदान होने लग गया। ठीक है। तो लगभग चैप्टर नंबर जो 6 है
चैप्टर नंबर 6 तक तो मैंने बता दिया है। बाकी इसके जितने बचे हुए चैप्टर हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो ये पूरी जो बुक होगी आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। जितना इजी तरीके से मैं बता सकता था उतना मैंने बताने का प्रयास किया। इसका नेक्स्ट वीडियो भी या नेक्स्ट क्लास आपको जरूर मिलेगी, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्या है, चैप्टर नंबर 7 क्या है, कांस्य युगीन सभ्यताएं की प्रमुख विशेषता। देखिए कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि पाषाण काल था, फिर पूरा पाषाण काल था, फिर नव पाषाण काल था। पाषाण काल का मतलब होता है कि जहां पर मानव पत्थर की चीजें या पत्थर की वस्तुओं को बना करके यूज करता था। कांस्य युगीन का मतलब होता कि अब यहाँ पर धातुओं का यूज ज़्यादा हो गया, जैसे लोहा है या कह सकते अन्य धातुएं जो होती थी उनका, तांबा है, पीतल है, इस प्रकार की धातुओं का यूज जब सोना स्टार्ट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। पूरा पाषाण काल में क्या होता था कि यहाँ पर पाषाण मतलब होता पत्थरे, पत्थरों की चीजों को ज्यादा यूज होता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे कांस्य युगीन सभ्यताओं का विकास हुआ। कांस्य युगीन में 4 सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी 4 सभ्यता है? पहली हमारी जो सभ्यता हम उसको क्या बोलते हैं, पहली सभ्यता हम कहते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता या नील की सभ्यता हम बोला जाता है। कांस्य युगीन में 4 सभ्यताएं। पहली क्या है, कह लीजिए मिस्र की सभ्यता या नील की सभ्यता। दूसरी जो सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, आप सबको पता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तीसरी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। 3 सभ्यता हो गई। चौथी सभ्यता जिसको हम क्या बोलते हैं, चीन की सभ्यता यानी जिसे सांग सभ्यता बोला जाता है। यानी कांस्य युगीन में टोटल कितनी है, 4 सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी हैं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता यानी जो भारत पाकिस्तान में जिसे हम सिंधु सभ्यता बोलते हैं, और चौथी हमारी है उत्तर और मध्य में चीन की सभ्यता यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, सांग सभ्यता बोला जाता है। अब हम बात करेंगे जो कांस्य युगीन सभ्यताएं थी जहां पर धातु के औजार ज्यादातर बनाए जाते थे। तो इन जो ये सभ्यता है इसकी विशेषता क्या, अगर मैं बात करूं जो कांस्य युगीन सभ्यता है इसका सबसे प्रमुख विशेषता कि ये लोग क्या करते थे, खेती करते थे। ठीक है, क्या करते थे, खेती करते थे और एग्रीकल्चर सेक्टर से ये लोग जुड़े हुए थे। खेती करते थे और खेती के साथ क्या करते थे, पशुपालन भी किया जाता था। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता की अगर हम बात करूं तो ये तांबा, सोना या अर्ध मूल्यवान जो धातु जो पत्थर हैं इससे बना करके इससे भी चीजें बनाते थे। अगर मैं हम बात करें जैसे यहाँ पर देखेंगे तो मुख्यतः जैसे कुछ धातुएं, जैसे धातुओं की चीजों को ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया जाता था। ठीक है, धातुओं के चीजें ज्यादा बनती थी। मिस्र की अगर मैं सभ्यता की बात करूं तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर फसलें अच्छी पैदा होती थी। गेहूं की फसल का निर्यात किया जाता था और कह सकते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था भी थी। अगर हम देखेंगे कांस्य युगीन सभ्यता में पहले क्या है, ये लोग खेती का उत्पादन करते थे, पशुपालन करते थे, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, साथ साथ अगर हम देखेंगे, अगर मैं जैसे मैं मेसोपोटामिया की बात करूं तो मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, मछली मारते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, इस सभ्यता के लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। यानी कांस्य युगीन सभ्यता में क्या होता था, लोग खेती भी करते थे और खेती के साथ साथ क्या करते थे, पशुपालन भी किया जाता था। मेसोपोटामिया की अगर मैं लोगों की बात करूं तो यहां पर हमें पशु बहुत ज्यादा यानी जानवरों का, भाई जब खेती बढ़ी तो क्या वहां हुआ, जानवरों को ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, प्रयोग किया जाता था। जानवर जो होते थे इनकी संख्या अधिक होती थी, जानवरों में से ऊन निकाल करके उसका निर्यात भी किया जाता था। अगर हम कांस्य युगीन सभ्यता की विशेषता की बात करें तो विशेषता क्या है, यहां सिंचाई की व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है। पानी के लिए कई बार हमें यहां पर संघर्ष भी होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अनाज का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता था। ठीक है, कपड़े बनाए जाते थे, कपास का उत्पादन किया जाता था, पत्थर और धातुएं यहां पर अच्छी मात्रा में उपलब्ध थी, लकड़ी भी अच्छी खासी होती थी। खास तौर से अगर हम बात करें जैसे पंजाब है, गुजरात है, यहां पर टीका और शीशम की जो लकड़ियां होती थी उनको भी पाया जाता था। अगर हम जेवरात की ये जेवरात बनाना, हाथी दांत पर नक्काशी करना, चांदी के बर्तन बनाना, इस प्रकार की चीजों को यहां पर किया जाता था। पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था तथा यहां पर लेखन कला का भी विकास हो चुका था। तो कांस्य युगीन सभ्यता की हम किसकी बात कर रहे हैं, विशेषता। थोड़ी सी मैं लेखन की बात करता हूं। कांस्य युगीन जो सभ्यता ये लोग क्या करते थे, लिखते भी थे। तो किस पर लिखते थे, जो मिट्टी होती थी, गीली मिट्टी पर लिखा जाता था, पत्तों पर लिखा जाता था। जैसे गीली मिट्टी होती थी उस पर किसी नुकीली धातु से लिखा जाता था, सरकंडे से लिखा जाता था।
ठीक है। और जो केंचुआ होता था, केंचुए के खाल पर भी लिखा जाता था, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं नगरीकरण की। देखिएगा, जब कह सकते हैं कांस्य युगीन में धातुओं का प्रयोग हुआ, खेती बढ़ी और एग्रीकल्चर बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, तो धीरे धीरे क्या हुए, शहरीकरण होने लगा। जब खाद्य पदार्थ होने लगे, कह सकते हैं गांव से निकल निकल कर लोग शहरों में जाने लगे। शहरों में गैर कृषि उत्पादन ज्यादा होता था, यानी वहां पर लोग शिल्प के कार्य को ज्यादा करते थे। ऐसे कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता का जैसे जैसे विकास और डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने कह सकते हो कि शहरों की ओर बढ़े और धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र और नगरीय केंद्र की भी स्थापना होने लगी। तो कांस्य युगीन में ये सारी सभ्यताएं, अगर हम कांस्य युगीन सभ्यता की बात करूं तो यहां पर हमें श्रम विभाजन दिखाई देता है। खेतों में महिलाएं भी काम करती थी, पुरुष भी काम करते थे, लेकिन जो महिलाएं होती थी वो हल्के फुल्के काम करती थी। ज्यादा मेहनत के जो काम होते थे वह पुरुषों के द्वारा ही किए जाते थे। खासतौर से अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं ज्यादातर घर में खाद्य पदार्थों को बनाना, घर की देखभाल करना, इस प्रकार के कार्यों को करती थी। लेकिन जो पुरुष होता था वही जाकर के ज्यादातर खेतों में काम करता था। जैसे कटाई है, बुआई है, इसमें महिलाएं भी क्या करती थी, बहुत मदद करती थी। तो कांस्य युगीन जो सभ्यता है इसकी प्रमुख विशेषताएं यही सारी चीजें हैं। इनका आपको क्या करना, जो जो मैं चीजें बताऊं इनका पॉइंट बना लो और पॉइंट बना करके आपको अच्छे से लिख देना है, ठीक है। क्लियर है इतना? हेलो, जो हमारा चैप्टर है क्या है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या है, मिस्र की सभ्यता। अगर हम लोग मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों की अगर मैं सभ्यता की बात करूं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि दोनों सभ्यताओं में पानी और सिंचाई की सुविधा थी। यानी कह सकते हैं मिस्र की सभ्यता में अगर आप देखोगे तो सिंचाई की हमें सुविधा है, बाढ़, वर्षा आदि की स्थिति, इन सब चीज़ों पर बातों पर हमें ध्यान रखना जरूरी है। मिस्र की सभ्यता में देखेंगे तो कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि यहाँ पर जो नील नदी है उससे पानी अच्छा खासा मिलता था। यानी मिस्र की सभ्यता में देखेंगे तो कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता था। मिस्र की सभ्यता में कृषि उत्पादन ज़्यादा होता था। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, ठीक है। मिस्र एक उपजाऊ भूमि रही है, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर बीज और श्रम की अपेक्षा खेती बहुत ज़्यादा। मिस्र में क्या होती भाई, खेती बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। खेती एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नील नदी की जो लंबाई लगभग 700 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर है। मानसून के समय इस नदी में अगर देखोगे तो पहाड़ों से पानी आता है। इस प्रकार जून के महीने में इसमें पानी काफ़ी बढ़ जाता था, यह काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाता था। यह बाढ़ उत्तर की अपेक्षा बढ़ जाती, यानी कह सकते हो कि जो मिस्र की सभ्यता है यहाँ पर नील नदी के कारण कह सकते हैं यहाँ पर कृषि उत्पादन ज़्यादा होता था और यहाँ के लोग खेती ज़्यादा करते थे। सिंचाई के लिए हमें यहाँ पर पानी हमेशा हमें उपलब्ध दिखाई देता था। यहाँ की अगर मैं फसलों की बात करूँ तो मिस्र के लोग गेहूँ, जौ, फलियाँ, चना, रबी की फसलें और इनको उगाने में ज़्यादा करते थे। अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करूँ तो मिस्र की सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राजवंशों की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, यहाँ पर राज्य कैसा था, ठीक है। तो राज्य और समाज की भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे चल करके। वैसे तो देखिएगा, कृषि की शुरुआत सबसे पहले मिस्र के लोगों ने मौसमी संसाधनों के सारे घुमंतु जीवन यापन करते थे। पहले जो मिस्र के लोग थे ना, ये घुमंतु थे, पशु को पालते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। लेकिन जब मिस्र के लोगों ने खेती करना शुरू किया तो ये लोग परमानेंट रहने लग गए। ये संसाधन भंडार पात्रों में इकट्ठा किए करते थे। पशु शास्त्रियों के अनुसार भविष्य में मिस्र की सभ्यता में बीज इसी तरह अंतर्निहित थे। ये भंडार पात्र जो पहले 1920 के आसपास खोजे गए उनमें से 800 एक वेट यानी 3.6 ग्राम भार वहन करने में सक्षम है। यानी जो मिस्र की अगर बात करें तो मिस्र के पहले लोग क्या थे, खाना बदोश थे, पशुओं को पालते थे। लेकिन धीरे धीरे मिस्र के लोगों ने क्या खेती करना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ। और जो नील नदी है उसी के किनारे कह सकते हैं जो मिस्र की सभ्यता, उस सभ्यता का विकास किया गया। शुरू में क्या करते थे, अनाज जो होता है उसका भंडारण करते थे। बीजों की रुपाई के लिए यहाँ पर अगर मिस्र में देखोगे तो अक्टूबर में यहाँ पर बीज बोए जाते थे। नवंबर तक ठीक जाड़ों की शुरुआत होने से पहले वे अगली कुछ महीनों की ओर बढ़ते और पकाते थे, ठीक है। यानी खेती बहुत ज़्यादा है मिस्र में अगर हम देखेंगे, ठीक है। मिस्र की सभ्यता में क्या एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा। अगर हम मिस्र के राजवंश की मैं बात करूँ तो प्राचीन समाजों से अलग पुराने राजवंश ने अपने पीछे ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोत छोड़ गए हैं। ऐतिहासिक स्रोत खास करके ग्रीक इतिहासकार एक मिस्र पुजारी ने लिखा है, उसका कहना कि मिस्र के आरंभिक राजाओं की उत्पत्ति दैवीय थी। यानी मिस्र में माना जाता कि जो राजा की उत्पत्ति देवता ने किया, भाई भगवान से लिए, यानी दैवीय उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरी कई आरंभिक मान्यताओं और प्राचीन राज्यों में इस तरह मिस्र के राजा खुद को सेम्सु या देवताओं का सेवक कहते थे। मेनेस ने पहले राजवंश
का पहला राजा माना जाता। समकालीन विवरण में इसका अर्धदैवीय प्रेत आत्माओं से मान्यता, यानी मिस्र के जो राजा थे खुद को क्या मानते थे, दैवीय सिद्धांत बताते हैं। यानी राजा जो होता था वो दैवीय सिद्धांत अपनाता था, यानी जो राजा है वो स्वयं परमात्मा या भगवान का रूप है, इसलिए बताया जाता था ताकि जनता राजा में अपनी आस्था को व्यक्त कर सके। यानी वहां के राजा खुद को देवता के द्वारा दूत या भेजा हुआ बताते थे। ठीक है, मकबरे या कुबरे का भी इन्होंने कह सकते हो निर्माण कार्य करवाया। अगर देखेंगे तो मिस्र की हम लोग बात, मिस्र के एकीकरण ने मिस्र की सभ्यता को आधार प्रदान किया। ठीक है, मिस्र में राज्य में कोई शब्द नहीं था, राजतंत्र दैवीय अवधारणा पर गुथा था। मिस्र राजतंत्र एक पवित्र चरित्र ही राजा प्रशासन, पहले मिस्र में क्या था, राजा होता था, किंग होता था, और दैवीय सिद्धांत था। एक देवता के रूप में राजा के पास मिस्र की भूमि और उसके नागरिक, यानी जो राजा था मिस्र में ना, उसके पास सारे अधिकार होते थे, नागरिक अधिकार होते थे और सभी प्रकार के राइट उसी के पास होता, राजा के पास। बहुदेववादी समाज था, यानी वहां पर बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी मिस्र में। ठीक है, वह विभिन्न देवताओं से रिश्ता कायम करे। राजा और ईश्वर के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए मिस्र का एक देवता यानी पुत्र जैसी उपाधियों का इस्तेमाल किया गया, जो अक्सर फिरौन को नामित करने के लिए, यानी कह सकते हैं मिस्र के जो राजा को भगवान का पुत्र माना जाता था और लोग अपने राजा में क्या करते थे, आस्था व्यक्त करते थे। ठीक है, समकालीन ग्रंथों में अनुवांशिक माता पिता को बहुत महत्व नहीं दिया गया। सिंहासन के उत्तराधिकार का निर्णय राजा स्वयं करता है, यानी राजा कौन बनेगा मिस्र में, ये राजा स्वयं निर्णय करता था। वंशानुगत नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इस प्रकार से मिस्र में नहीं चलता था। राजा ही डिसीजन लेता था किसको राजा बनाया जाएगा। सभी प्रकार के फैसले राजा के जरिए ही लिए जाते, इसलिए राजा मनमाने ढंग से नहीं बल्कि केवल मत और न्यायोचित अज्ञतियों के अनुसार कार्य करता है। यानी जो राजा था वो मनमाने ढंग से कार्य नहीं करता था, बल्कि लोगों के कहने के अनुसार जो राजा था कार्य करता था। प्रशासनिक इकाइयां भी थी। मिस्र छोटे छोटे गांव और कस्बों में विभाजित बटा हुआ था। इन्हें प्रशासनिक इकाइयों या के जरिए पूरे मिस्र को चलाया जाता है। यानी एक राजा का एक प्रशासन था, एक मंत्री परिषद थी जिसके जरिए पूरा राजकाज चलता था। अगर हम मिस्र में न्याय की बात करें, मिस्र संस्कृति की न्याय प्रणाली धर्म पर आधारित, यानी मिस्र में जो न्याय होता था वो धर्म आधारित न्याय था। राजा में विधि शक्तियां निहित थी, यानी राजा ही अगर किसी को फैसला सुनाना होगा तो कानून का भी वही था। ठीक है, वह कानून और अध्यादेश या नियम बनाने के देश में कानून और व्यवस्था को जिम्मेदार था, यानी राजा को ही सारी न्यायिक शक्तियां प्राप्त थी। मिस्र में जो राजा होता था उसी को न्यायिक शक्तियां प्राप्त थी। अगर किसी को सजा सुनानी हो तो राजा ही सजा सुनाता था, और मिस्र में जो न्याय था वो धार्मिक आधार पे न्याय को किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, सेना युद्ध। प्राचीन मिस्र में हिंसा का इस्तेमाल, युद्ध की मंजूरी राज्य सत्ता तय करती थी। यानी मिस्र का जो राजा है किससे लड़ाई करेगा, किससे युद्ध करेगा, यह राजा ही फैसले करता था। मध्य राज्य के समय अपशिष्ट हथियार में निपुणता, जनशक्ति संगठन, नेतृत्व कुशलता, युद्ध के अनुभव, सिंहासन के किसी दावे को बुनियादी विशेषताएं थी। यानी राजा ही जो था उसी के जरिए युद्ध लड़े जाएंगे। सेना कैसी होगी, सेना का जो रखरखाव है वह राज्य के जरिए ही क्या कह सकते हैं किया जाता था। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है मिस्र को लेकर के जो पूछा गया। अगर हम लोग थोड़ा मिस्र के समाज की बात करें तो मिस्र के अगर आप समाज में देखोगे तो यहाँ के लोग खाद्य पदार्थ का उत्पादन करते थे, पेय पदार्थ का, लकड़ी का या इस प्रकार का उत्पादन। यहाँ के लोग गहने, कपड़े, मछली, इस प्रकार की चीज़ों को क्या करते थे, उत्पादन किया जाता था। मिस्र में अगर देखो कि खेती होती थी, बड़ी संख्या में खेती की जाती थी, लेकिन पशुपालन के सबूत हमें यहाँ पर बहुत कम दिखाई देते। मिस्र का जो समाज है अगर आप देखोगे तो यह थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जटिल समाज होता चला गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो धार्मिक चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं। मिस्र के लोग मूलतः खेती करते थे और पूरा जो समाज था ये एग्रीकल्चर और कृषि आधारित समाज था, और ग्रामीण सभ्यता ही यहाँ पर निवास करती थी। ठीक है, क्या है नेक्स्ट चैप्टर नंबर क्या है 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है, चीन की सांग सभ्यता। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे चीन में कांस्य युगीन सभ्यता की विशेषताएं क्या है। तो चीन की जो कांस्य युगीन सभ्यता यहाँ पर कांसी की तकनीकी बहुत ज़्यादा थी। यानी कांसी की जो धातु होती थी, जैसे अगर हम औजारों की बात करें तो जो औजार बनते थे ज़्यादातर किसके बनते थे, कांसे के द्वारा ही बनते थे, कांस के औजार बनते थे। दूसरा, दीवारों से घिरी बस्तियां हैं। यानी चीन में अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो जो घर होते थे, जो बस्तियां होती थी, चारों तरफ से दीवार बना दी जाती ताकि उसको सुरक्षा या सेफ्टी की जा सके। अगर चीन में देखोगे कांस्य युगीन सभ्यता में विशेषता, यहाँ पर सवा घान है। सवा घान का मतलब होता है यहाँ पर जो लोग मर जाते थे इनको जो दफनाया जाता था
उस जगह को बोला जाता था। अगर हम सामाजिक स्तर की बात करूं या वंश परंपरा, तो चीन में देखोगे तो यहाँ पर राजा होता था या राजत्व होता था, लेकिन यहाँ पर अगर हम धर्म को लेकर की बात करें तो धर्म में एक प्रकार की सहिष्णुता हमें दिखाई देती है। ठीक है, धर्म को लेकर के हमें कट्टरता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो चीन में जो राजा है वो दैवीय सिद्धांत को अपनाता है। साथ में अगर हम लेखन की बात करूँ तो मूलतः जो चीन के लोग होते थे, अगर आप देखेंगे तो किस पर लिखते थे, खास तौर से जो केचुआ होता था, केचुए की खाल पर, पत्तों पर, और आगे चल करके आप सबको पता कि कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन जब तक चीन में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक आप कह सकते कि यहाँ के लोग जो थे मिट्टी पर लिखते थे, गीली मिट्टी जो होती थी सरकंडे से लिखते थे। ठीक है, या कह सकते हैं कि दूसरा जो केंचुआ था, केंचुए की खाल पर लिखा जाता था, लेखन जो होता था। दैवीय सिद्धांत को भी यहाँ के राजा ने अपना रखा था। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दैवीय और देवी यानी जो भगवान होता है उसके प्रति बलिदान की बात होती है, जैसे बलिदान नहीं करते थे यानी सर काट करके चढ़ा देना भगवान को, इस प्रकार से। दूसरा यहाँ पर धर्म को लेकर के काफ़ी मान्यता। अगर हम चीन में धर्म को लेकर के बात करें, क्योंकि चीन में जो धर्म है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि धर्म को लेकर के मोस्टली हम उसकी बात करें। देखो चीन में विभिन्न धर्मों में दर्शनग्राही अर्थात चीनी धर्म में कई दर्शन है, यानी चीन में देखोगे चीन में कई प्रकार के धर्म है, रिलीजन है, यानी चीन के लोग जो धर्म को लेकर के क्या है हमें सहिष्णु दिखाई देते हैं। धार्मिक परंपराएं एक दूसरे से अलग नहीं थी, अर्थात एक व्यक्ति एक साथ कई सारे धर्मों का अनुयायी हो सकता। चीन में जो आदमी होता था ना एक साथ कई धर्मों को मान सकते थे। अगर जैसे कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म को भी मान ले, मुस्लिम को भी मान ले, सिख को भी मान ले, तो यानी चीन के जो लोग होते थे एक धर्म से ज़्यादा धर्मों को मानते थे। जैसे अगर मैं बोलूँ जैसे कोई वहाँ पर बौद्ध धर्म है, ताओ धर्म है, या कन्फ्यूशियस जो वाद है इस धर्म को भी मान लेते थे। वह इन तीनों को मानता हो, इनमें किसी से एक धर्म को मान सकता था। इसमें विभिन्न परंपराएं तो समाज में बनी रही। दूसरी ओर परंपराओं के आने से पहले परंपराएं लुप्त नहीं हुई बल्कि सामान्य बनी। चीन का अगर मैं समाज की बात करूं तो विशेषता यह की देखने को मिलती है कि लोगों के बीच धर्म को लेकर के संघर्ष। यानी चीन में देखोगी ना तो धर्म को लेकर के वहां पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। चीन में क्या नहीं हुआ भाई, चीन में कई प्रकार के धर्म है लेकिन चीन में कभी भी धर्म के नाम पर वहां पर लड़ाई झगड़ा या हमें संघर्ष नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इस राज्य सभी धर्मों के प्रति, यानी राज्य जो था चीन का जो राजा था वह सभी धर्मों को समान मानता था, सभी धर्मों का आदर करता था। ठीक है, वह इन धर्मों के मामलों को दखल नहीं देता था, यानी जो राजा होता था किसी भी धार्मिक मामले में राज्य दखल नहीं देता था जब तक राज्य को यह विश्वास ना हो जाए कि कोई धर्म विशेष, यानी अगर राज्य को लगता है कोई धर्म या किसी प्रकार का विवाद कर रहा है तो तभी राज्य कोई किसी धर्म में दखलंदाजी करता था, नहीं तो चीन का कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता था। जो राज्य था वो किसी प्रकार से धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता था। ठीक है, धार्मिक नियम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए सजा दी जाती थी, इसलिए जब बौद्ध धर्म पर 3-4 हमले हुए तो मठों को बंद कर दिया गया, भूमि जब्त कर ली गई और भिक्षुक साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। यानी चीन में अगर आप देखोगे तो वहां पर अगर मैं धर्मों की बात करूं तो चीन के लोग सभी धर्मों को मानते हैं। वहां पर धर्म को लेकर के लोग आपस में लोगों में कभी भी लड़ाई झगड़ा या हमें विवाद देखने को नहीं मिलता। चीन में सभी देवी देवताओं को प्रति आदर था, सभी व्यक्ति सभी देवी देवताओं का क्या करते थे, आदर करते थे या सम्मान करते थे। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि चीन में विशेषता यह रही कि यहाँ धार्मिक दर्शन पक्ष कुछ ना कुछ ग्रहण जरूर करता था। चीनी समाज में नैतिकता अपनाने के लिए संगठित, यानी चीन के जो लोग थे जिस भी धर्म में अच्छी बातें होती थी उस बातों को क्या कर लेते थे, वो ग्रहण कर लेते। और चीन में एक आदमी एक समय कई सारे धर्मों को मान सकता था या कई सारे धर्मों का अनुयायी हो सकता। जैसे आप सबको पता कि जो बौद्ध धर्म है महात्मा बुद्ध के द्वारा बना, जो बौद्ध धर्म, वो बौद्ध धर्म सबसे पहले कहाँ गया, चीन में गया। आप सबको पता कि हेनसांग है, फायान है, वहां पर देखो लोगों ने क्या धार्मिक यात्राएं की। भारत से ही देखोगे तो बौद्ध धर्म है जो चीन में गया है, और चीन एक बहुत बड़ा बौद्धिस्ट देश भी बना हुआ। तो चीन के लोग अगर देखोगे तो बौद्ध धर्म को ही मानते हैं, और खास तौर से देखोगे तो चीन में अगर देखोगे तो धर्म को लेकर के कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। धर्म को लेकर के हमें वहां पर समन्वय यानी एकता दिखाई देती है। राज्य के हित में जो रहता है चीन के लोग वही काम करते थे। चीन के लोग अगर देखोगे धार्मिक आधार पे उनमें कभी भी दंगे फसाद या इस प्रकार की चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। चीन की अगर हम सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। यहाँ की जो दीवारें होती थी, जो घर होते थे, उनको 4 दीवारी बना करके उनका क्या सुरक्षा कवच बनाया जाता था।
अगर चीन के समाज की बात हो तो समाज में भी हमें कई प्रकार के विघटन दिखाई देते हैं और समाज कई प्रकार से देखोगे बटा हुआ समाज हमें दिखाई देता। राज्य की प्रकृति, राजत्व की अगर मैं प्रति तो जो राजा होता था वह खुद को एक प्रकार से दैवीय सिद्धांत यहाँ पर भी हमें यूज होता दिखाई देता है और यहाँ पर बलि भी दी जाती थी, बलि प्रथा भी हमें दिखाई देती है। साथ में जो चीन के लोग, अगर हम लेखन की बात करूं तो लोग मिट्टी पर लिखते थे या कह सकते हो कि लोग पत्ते पर लिखते थे और खास तौर से जो सबसे मेन लेखन की बात है ये लोग केंचुए की जो खाल होती थी उस पर लेखन किया जाता था। ठीक है, हेलो। चैप्टर नंबर 10 में लोहे का प्रयोग देखिएगा। लोहे का प्रयोग जब आया तब उसने कह सकते हैं पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को बदल दिया। यानी आप कह सकती हैं कि जो समाज यानी कह सकते शिकारी संग्रह करता था और धीरे धीरे वो पशुपालन की ओर बढ़ा। जब उसने खेती करना शुरू किया तो जो हल होते थे, आप सबको पता जो हल होता है, हल का जो फाल होता था, हल इस प्रकार से होता था, हल में जो फाल लगा होता था वो पहले किसका होता था? लकड़ी का लगा होता था। लेकिन पहले लकड़ी का अगर हल में फाल लगा रहता था तो जुताई अच्छी नहीं होती थी। लेकिन जब लोहे का आविष्कार हुआ 6ठी शताब्दी में, हम लोग कह सकते हैं 6ठी शताब्दी में जब लोहा आया तो लोहे के आने से क्या हुआ कि अब जो हल होता था उसमें लकड़ी का फाल लगने लग गया। अब जो जुताई थी गहरी जुताई की जा सकती थी, यानी अब खेत की जुताई अच्छी होने लगी, फसल का उत्पादन बढ़ गया और फसल के उत्पादन बने। यानी लोहे ने एक प्रकार से कह सकते हो कि पूरी मानव सभ्यता को बदलने में एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खास तौर से इसने एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बहुत आगे बढ़ा दिया और लोहे की शुरुआत से कह सकते हैं तमाम तरह के हमें बदलाव दिखाई देते हैं। खास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा बदलाव आया। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि शहरों का विकास हुआ, उत्पादन बढ़ा, शहरीकरण हुआ। साथ में कह सकते लिखने की प्रक्रिया या लिखित दस्तावेज भी काफ़ी है, या पुरातात्विक दस्तावेज भी लोहे के आविष्कार को बताते हैं। और लोहे का आविष्कार कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में होता है, जिसने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को या कृषि उत्पादन को बदल करके रख दिया था जब लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे को किस प्रकार से पिघलाया जाता है? देखो लोहा जो होता है सबको पता है कि लोहे को सबसे पहले पिघलाया जाता है और खास तौर से लोहा पिघलाने के लिए उसको हम लोग क्या करते थे, उसको कई प्रकार की तकनीक है जो इसमें भी बताएगी कि लोहा पिघलाने की कौन कौन सी तकनीकें हैं। इसको एक बार जरूर देखना कि लोहे कौन कौन सी तकनीक से पिघलाए जाते हैं। लेकिन खास तौर से इस बात का जरूर ध्यान रखना कि लोहे के आविष्कार ने ही क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से बदल कर दिया और कृषि उत्पादन और पूरी मानव सभ्यता या पूरा सामाजिक जीवन लोगों में क्या आया, सबसे बड़ा बदलाव कह सकते। यानी अगर मेरे हिसाब से देखोगी मानव सभ्यता में अगर बोलोगी सबसे बड़ा परिवर्तन के मानव समाज में शायद लोहे का आविष्कार था। क्योंकि पहले जो हल होता था ना, जिससे खेत की जुताई की जाती थी, हल तो भाई सबने देखा है, गांव में देखा होगा हल कैसे होता है, जो खेत जिसमें बैल लगा कर जोतते थे। जो लोहे का हल होता था उसमें एक फाल होता था जो नीचे जुताई करता है, वो लकड़ी का होता था। देखो लकड़ी से मिट्टी को खोदोगे तो लकड़ी टूट जाएगी या बहुत गहरी खुदाई नहीं हो पाती थी। लेकिन जब जो हल होता था और जब हल में लकड़ी की जगह लोहे का फाल उसको बोलते हैं, जो आगे का वो लगता है, जब लोहे का लगा तो गहरी जुताई होने लगी। अरे भाई जब गहरी जुताई होगी तो बीज भी अच्छे से जाएगा जमीन के अंदर, अच्छे से उसका उत्पादन होगा। इससे क्या कि लोहे के आविष्कार ने पूरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि उत्पादन को बदल कर रख देता है। और पूरी दुनिया में जब प्रोडक्शन और उत्पादन कृषि का बढ़ता है तो पूरी मानव सभ्यता और पूरे मानव समाज पर इसका असर पड़ता है। तो लोहे का आविष्कार जो है वह कह सकते हैं मानव सभ्यता में एक अभूतपूर्व बदलाव था, जिसने पूरी मानव सभ्यता को समाज को बदल दिया। यानी जो लोग शिकारी संग्रह करते थे, पशुपालक जीवन जीते थे, लोहे के आविष्कार ने उनकी पूरे जीवन और पूरी लाइफ को बदल करके, यानी पहले लोग कह सकते हो परमानेंट नहीं रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, खाना बदोश जीवन या पशुपालक वाला जीवन जीते थे। लेकिन लोहे के आविष्कार आने से और कृषि की शुरुआत होने से कह सकते हो, कृषि की शुरुआत में लोहे का एक अमूल्य योगदान रहा, जिसने प्रोडक्शन उत्पादन को इतना ज़्यादा, अब जनसंख्या का विस्तार होने लग गया लोहे के आने से कह सकते हो, शुरुआत होने से, या लोहे के आने से कह सकते नगर बनने लगे, केंद्र बनने लगे, वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लग गई। पहले लोग जो एक जगह पर रहते नहीं थे, लोहे के आविष्कार होने से खेती करने लगे और एक स्थान पर वो लोग रह करके अपना क्या करते थे, निवास करने। तो इस प्रकार से लोहे के आविष्कार ने पूरी मानव सभ्यता या पूरे मानव समाज को जिसने बदल करके रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 11 क्या है? मध्य और पश्चिम एशिया में खानाबदोश समूह। देखिएगा खानाबदोश और पशुपालक खानाबदोश में अंतर होता है। खानाबदोश घुमंतु थे, यानी जो खानाबदोश थे वो क्या करते थे, घूमते रहते थे, घुमंतु थे, पर प्रत्यक्ष पशुपालन नहीं करते थे। यानी ये लोग खानाबदोश जो होते थे पशुपालन कम करते थे, मूलतः ये घुमंतु होते थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग पशुपालन भी करते थे, जबकि पशुपालक खानाबदोश घूम घूम करके पशुओं को चराते थे।
यानी जो पशुपालक खानाबदोश क्या करते थे, घूम घूम करके क्या करते थे, चारागाह की तलाश में घूम घूम करके अपने पशु को चराते रहते थे। ठीक है, भारत में गडेरिया लुहार का काम करते थे, यानी भारत में जो देखा होगा जो खानाबदोश होते हैं जैसे गडेरिया है, लुहार, इस प्रकार का काम भी करते थे। खानाबदोश पशुपालक खानाबदोश के बारे में कहते हैं कि यह एक ऐसी भोजन संग्रह करने वाली अर्थव्यवस्था थी जिनमें संपूर्ण समुदाय भोजन की आपूर्ति के लिए पशुओं पर यानी खानाबदोश जो समुदाय था वह पूरी तरीके से जो इनके जानवर होते थे, जो पशु होते थे, उन पर ही डिपेंडेंट रहते थे। यानी पूरी इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी खानाबदोश पशुपालक की, जो खानाबदोश होते थे, इनकी पूरी इकोनॉमी कह सकती पूरी तरीके से इनका जो जीवन यापन है वो इनके पशुओं पर ही निर्भर करता था। ठीक है, इसलिए घूमा करते थे और पशुओं को लेकर के बेहतर यानी क्या करते थे, अपने जानवरों को लेकर के घूमते रहते थे और कहीं भाई चारा मिल जाए, कहीं घास मिल जाए, उसके लिए उसकी तलाश में घूमते रहते थे। ठीक है, और कह सकते इसलिए खानाबदोश पशुपालक का विकास स्थानबद्ध पशुपालक, यानी जो खानाबदोश थे समय समय पर क्या करते रहते थे, स्थान बदलते थे और वैसे वैसे इनका धीरे धीरे विकास हुआ। जो खेती भी किया करते, यानी कुछ खानाबदोश ऐसे थे जो पशुपालन भी करते थे, कुछ समय के लिए खेती भी करते थे। ठीक है, जब ये खेती करने में असमर्थ हो गए तब इन्होंने खानाबदोश पशुपालक जीवन शैली अपना ली। यानी पहले जो खानाबदोश थे इन्होंने खेती किया, लेकिन इनसे खेती लंबे समय तक नहीं, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने जानवरों को लेकर के घूम घूम करके क्या करते थे, पशुओं को चराते थे। उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मौसम पर निर्भर, जो खानाबदोश होता था ना, जैसे मान लो कि कहीं पर ठंडी है तो ठंडी के मौसम में ये लोग वहीं पर जाते थे। जैसे गर्मी का मौसम, तो गर्मी के मौसम में क्या होता भैया, घास सूख जाती है, तो जहां गर्मी के मौसम में जहां गर्मी ज्यादा पड़ती थी वहां पर नहीं, क्योंकि वहां पर घास सूख जाती, तो पशु को कहां पर चराएंगे। यानी मौसम के अनुसार क्या करते थे, ये अपना स्थान बदलते थे। ये मौसम के अनुसार अपने पशुओं को लेकर के चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। ठीक है, साम्राज्य की गहराइयों से छानबीन करने से स्पष्ट होता कि साम्राज्य राजशाही से अलग समझा जाता था। शासक भव्य राजधानी और विशाल सेना का निर्माण करता था। विदेशी राज्यों के प्रति उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। मंगोल साम्राज्य के शासकों ने खान की पदवी धारण की। आधुनिक युग में यूरोपीय साम्राज्य के पहले साम्राज्य का उदाहरण मिलता है। रोमिला थापर के अनुसार साम्राज्य के तीन, देखो मूलतः यहाँ पर बात की जाए कि जो खानाबदोश हैं ये क्या थे भाई, पशुपालक थे, पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते थे। लेकिन आगे चल करके इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने साम्राज्य की स्थान, जो खानाबदोश थे ना, ये सिर्फ पशुओं को नहीं चराते थे, बल्कि ये कई बार लूट लेना या लूटपाट करना इस प्रकार का काम भी किया करते थे। क्योंकि पशुओं को चराते समय जैसे खाने पीने की बात, तो लूटपाट भी कर लेते थे। और आगे चलकर कह सकते हैं यही खानाबदोश जो थे, इन्होंने क्या किया, एक साम्राज्य की स्थापना की। जैसे इन्होंने पूछा कि मध्य एशिया में कौन कौन से खानाबदोश समूह हैं, तो मध्य एशिया में आप देखेंगे तो कौन कौन से खानाबदोश समूह है। जैसे सीथियन एक प्रकार का खानाबदोश है, यानी एक सीथियन लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशुओं को चराने के लिए घूमते रहते हैं। ठीक है, जिंगुआन जो है ये भी खानाबदोश हैं। हूण है, तुर्क है, मंगोल हैं, ये सारे क्या हैं, खानाबदोश हैं। यानी पशु को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं। और दूसरा ये लड़ाके भी होते हैं। क्या होते हैं, लड़ाके भी होते हैं, लड़ाई में बहुत तेज होते हैं। जैसे आप सब देखा कि हूण है, तुर्क है, मंगोल है, एक प्रकार से लड़ाकी जाति। अरे भाई इनका जिंदगी बड़ी मुश्किल से कटती है, पशु को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान आते जाते रहते हैं, और इनका पूरा जीवन क्या है, पशुओं पर ही निर्भर करता। यानी जो यही खानाबदोश समूह थे, धीरे धीरे इन्होंने युद्ध लड़ करके, लड़ाइयां लड़ करके, कह सकते हैं इन्होंने आगे चल करके साम्राज्य की स्थापना भी की है। ठीक है, ये थोड़ा खानाबदोश जो समाज है इसको जरूर लिखना है। यानी लोग क्या और खास तौर से लोग समूहों में घूमा करते हैं ना, जिसे मान लो परिवार और फैमिली को लेकर के भी ये लोग साथ चलते थे, अकेले नहीं जाते थे, पूरा परिवार इनके साथ चलता था। और ये कह सकते हैं कि 5-6 जो परिवार होते साथ ही चलते थे, बीच बीच में खेती भी किया करते थे, और कभी ये अस्थाई जीवन नहीं जीते थे। अस्थाई शुरू में इन्होंने अस्थाई जीवन नहीं जिया, घूम घूम करके पशुओं को चराने के लिए और चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान आते जाते रहते थे। ठीक है, क्लियर है। क्या चैप्टर नंबर 12 यानी चैप्टर नंबर 12 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेबीलोनिया और आसीरियन ये दो पूछा जा सकता है। खास तौर से यहाँ पर बेबीलोनिया को लेकर के हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि बेबीलोनिया आ सकता है। देखो बेबीलोनिया पहले राजवंश
कि अधिक मेसोपोटामिया पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली राजवंश, यानी जो बेबीलोनिया है ना, ये मेसोपोटामिया का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। क्या था? बेबीलोनिया मेसोपोटामिया का सबसे शक्तिशाली राजवंश माना जाता है। ठीक है, इस राजवंश की स्थापना 1894 से लेकर के 1881 ईसा पूर्व में सुमो अब्बू ने की, परंतु कह सकते दक्षिण एशिया में एकीकृत किया, उत्तरी मेसोपोटामिया के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाया। यह बेबीलोन वंश का एक साम्राज्य था। इसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में शम्सु झूलन ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। नए नए क्षेत्रों का इस साम्राज्य में शामिल किया गया। इस साम्राज्य में को प्राचीन बेबीलोनिया साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके बाद कह सकते हैं इस साम्राज्य का ह्रास हो गया, यानी पतन हो गया, परंतु बेबीलोन दक्षिण मेसोपोटामिया का राजनीतिक केंद्र है। यानी जो बेबीलोनिया साम्राज्य है एक दक्षिण मेसोपोटामिया का क्या है? एक राजवंश है। ठीक है, प्राचीन बेबीलोनिया साम्राज्य के बाद इस क्षेत्र के इतिहास को बेबीलोनिया इतिहास के नाम से जाना जाता है। बेबीलोन एक प्रमुख बस्ती थी। ठीक है, एक बस्ती थी जिसे उत्तरी मेसोपोटामिया के अक्का और सीरिया से उदित हुई। ये कबीले के रूप से संबंधित थे। इन्होंने प्राचीन बेबीलोनिया साम्राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरगौन और उर के तीसरे राजवंश के राजाओं के नाम में उत्तरी राजतंत्रीय परंपरा बेबीलोनिया साम्राज्य में राजतंत्र की अवधारणा को विकसित की। इस साम्राज्य में देखोगे तो साम्राज्य पर आक्रमण हुआ, यह साम्राज्य ढह गया। बाद में कह सकते हैं वहाँ का राजा एक भाषाई समूह में कैरियाई कबीले ने संभाला। इससे पहले यह कबीला पहाड़ियों में बसता था। इन लोगों ने हिती आक्रमणों से पहले अव्यवस्था का लाभ उठाया और इस क्षेत्र पर अधिकार करके एक तानाशाही नींव डाली। यानी कह सकते हैं जो बेबीलोनिया साम्राज्य है यह मेसोपोटामिया का एक शहर है, या मेसोपोटामिया में एक साम्राज्य की जो स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं? बेबीलोनिया। उसके बाद बेबीलोनिया के बाद क्या है? आसीरिया। आसीरिया की बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। 1350 में के आसपास आसीरियाई साम्राज्य का उदय हुआ। कब? 1350, लिख लो। 1350 में आसीरियाई साम्राज्य का उदय हुआ। उत्तरी मेसोपोटामिया में एक नई घटना रही। ठीक है, जिसका पश्चिमी एशिया के इतिहास में अपना स्थान है। इसके साम्राज्य के निर्माण का संबंध अगर मैं बोलूं तो इन्होंने साम्राज्य के युग, यानी एक नए साम्राज्य के युग की शुरुआत हुई। कैसे? आसीरियाई साम्राज्य से जनजीवन हस्तांतरण के दौर में नहीं कह सकते कि मेसोपोटामिया में ये शुरू हुआ। आधुनिक इतिहासकारों की बात करूं तो असुर और उनकी राजशाही की ओर वहां के निवासियों को क्रमशः आसीरिया और आसीरियाई नाम से जाना जाता है। बेबीलोनिया साम्राज्य जब हिती आक्रमण से अव्यवस्था फैली तो वहां पर कैसाई कबीलों का अधिकार हो गया। इसका मुख्य प्रभुत्व देखोगे 1350 ईस्वी में दक्षिण क्षेत्र में कायम रहा। उत्तरी क्षेत्र में देखोगे नियंत्रण बने रहे। इसी क्षेत्र में कह सकते हो कि यहाँ पर असीरिया साम्राज्य का उदय हुआ। तो असीरिया साम्राज्य में देखोगे तो असीरिया और बेबीलोनिया जो साम्राज्य है इसको लेकर के क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। खास तौर से दोनों जो साम्राज्य हैं कहाँ पर हैं? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में इन साम्राज्यों का उदय हुआ है। तो खास तौर से बेबीलोनिया और आसीरियन जो साम्राज्य है इसको पढ़ करके आपको जरूर जाना। ध्यान सुनिएगा, आसीरियाई साम्राज्य में वास्तविक रूप से विस्तार और इसकी शक्ति में जो बढ़ोतरी हुई इसके महत्वपूर्ण शासकों हुई। जो आसीरियाई जो साम्राज्य इसमें कई सारे ऐसे शासक आते हैं जिसने आसीरियाई साम्राज्य को बढ़ाने में या इसके साम्राज्य को बढ़ाने में कई प्रकार की उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि समय समय पर एक से बढ़कर एक यहाँ पर शक्तिशाली शासक आए और उन शक्तिशाली शासकों ने आसीरियाई साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा आसीरियाई साम्राज्य को मजबूती और सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। तो खास तौर से बेबीलोनिया और आसीरियन साम्राज्य को पढ़ करके जरूर जाना है। ठीक है, देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 13 में अगर आप देखेंगे तो जो साम्राज्यों का गठन हुआ, भाई साम्राज्यों का जो गठन हुआ उसमें कौन कौन सी संस्थाएं प्रमुख रहीं। खास तौर से जो साम्राज्य बने उसमें कानून व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कह सकते कांस्युगीन सभ्यता में जो नए नए साम्राज्यों का उदय है, चाहे अगर हम बात करें जो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे नील की सभ्यता मिस्र की सभ्यता हो, चाहे सांग सभ्यता हो, तो इन सभ्यताओं में जो नए नए राज्य बने उन नए नए राज्यों के बनने में कौन कौन सी संस्थाएं थी जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। खास तौर से सबसे पहले भूमिका जो है कानून व्यवस्था, यानी इन राज्यों में कानून व्यवस्था की भी स्थापना की गई। दूसरा, सेना की बहुत बड़ी भूमिका रही, यानी नए नए राज्यों को एकदम कह सकती जो सेना है इसकी भी बड़ी भूमिका रही। रक्षा प्रणाली यानी कह सकते यहाँ की जो डिफेंस है, रक्षा सिस्टम है, उसकी बड़ी भूमिका रही। और
चौथा कह सकते हैं अर्थशास्त्र, यानी साम्राज्य के उदय में कह सकते हैं जो अर्थशास्त्र, क्योंकि उन्होंने कई प्रकार के युद्ध लड़े हैं, कई प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसलिए इनकी भूमिका क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। खास तौर से मैं थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो जो अर्थव्यवस्था की अगर आप देखोगे तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है मूलतः कृषि और कह सकते हैं पशुपालन के साथ साथ व्यापार पर भी निर्भर करती थी। किस पर? कृषि। अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? कृषि। दूसरा कह सकती हो व्यापार, तीसरा कह सकती है पशुपालन। व्यापार में भी दो प्रकार का व्यापार होता था, आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार का व्यापार होता था। अगर मैं सामाजिक संगठन की बात तो समाज में अगर आप देखेंगे धीरे धीरे समाज जटिल होता चला जाता है, क्योंकि जब खेती और कृषि आगे बढ़ जाती है तो समाज में धीरे धीरे जटिलता, ऊंच नीच, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, कम पैसे वाला, इस प्रकार की चीज़ें बढ़ी, यानी समाज में क्या होता है, जटिलता आती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में क्या, यूनान में लोकतंत्र। देखो यूनान में ही सबसे पहले लोकतंत्र और डेमोक्रेसी है, क्योंकि देखो यूनान में क्या थे, पहले राजा होते थे, राजतंत्र, यहाँ पर राजा होते थे और राज्य व्यवस्था चलती थी। लेकिन जो राजा होता था वो क्या करता था, लोगों पर क्या करता था, अत्याचार करता था, दमन करता था। तो अत्याचार दमन इतना ज़्यादा बढ़ा लोगों पर कि लोगों ने यहाँ पर क्या कर दी, क्रांति कर दी। और क्रांति के जरिए एक प्रकार से वहाँ पर कह सकते हो कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी स्थापना होती है। ठीक है, वैसे भी आप सबने यूनान के ही ज़्यादातर पॉलिटिकल जो थिंकर होते हैं, राजनीतिक विचारक, जैसे अरस्तु हैं या सुकरात की हम लोग बात करें, वो सभी लोग यूनान के ही लोग थे। ठीक है, तो अरस्तु या सुकरात मोस्टली यूनान के ही थे। तो शुरुआत में अगर आप यूनान में देखोगी तो यहाँ पर धर्म का काफ़ी हमें प्रभाव दिखाई देता है, यानी धार्मिक प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता था। जो राजा होता था एक प्रकार का निरंकुश होता था, और साथ में यूनान में खास तौर से हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना दास व्यवस्था। सबसे पहले आप सबको मैं दास बता देता हूँ। दास का मतलब होता गुलाम। ठीक है, दास कैसे बनाए जाते थे, तो शुरू में अगर आप देखोगे दास किस लिए बनाए जाते थे, उत्पादन के लिए। जैसे अगर किसी को दास बनाया जाता था इसलिए बनाया जाता था ताकि उससे काम करवाया जाएगा। किस प्रकार का काम, खेतों में काम करवाया जाता था, सेना में काम करवाया जाता था, और लोग घरों में भी काम किया करते थे। ठीक है, महिलाओं को भी दास बनाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, महिलाओं को भी दास बनाया गया था। खास तौर से जो महिलाओं को दास बनाया गया था, यानी जैसे देह व्यापार यानी इसके लिए किया करती थी, और राजा महाराजा जो रानियां होती थी इनकी सेवा किया करती थी, जो महिलाएं दास बनती थी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे पैसा लिया है और आपको अगर वो पैसा नहीं पे कर पा रहा तो उसको भी दास बना लिया जाता था। क्या, अगर आपसे किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है, ऋण लिया है, वो भी अगर पैसे नहीं दे पा रहा तो उसको भी दास बना लिया जाता था। अगर किसी का, अगर कोई दास है, अगर उसकी कोई संतान होती तो उसको भी दास ही माना जाता था। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, अगर मान लीजिए मेरे पिताजी दास हैं, ठीक है, तो मैं भी क्या हूं, एक दास के रूप में ही माना जाऊंगा। ठीक है, दासों पर क्या होता, बहुत ज्यादा अत्याचार होता था, बहुत ज्यादा दमन होता। यूनान में क्या थी, या कह सकते हैं यहाँ पर दास व्यवस्था थी। दास क्या करते थे, उत्पादन में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, घरों में काम करते थे। महिलाओं को भी दास बनाया गया था, महिलाएं भी दास है। जैसे राजा महाराजा जो होते इनके दास क्या करते थे, इनके यहाँ पर खूब काम करते थे, इनसे काम भी करवा जाते थे, इन पर अत्याचार भी बहुत सारा होता था। महिलाओं को भी दास बनाया जाता था। और कौन दास बनते थे, अगर मान लीजिए आपसे किसी ने ऋण ले रखा है, वो आपका पैसा नहीं चुका पा रहा, तो वो भी क्या बन जाता था, आपका दास ही बन जाता था। तो दास व्यवस्था कह सकते यूनान में काफी रही। उसी प्रकार से यूनान में देखोगे व्यापार भी अच्छा खासा होता था, क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता था। खास तौर से अगर शिल्प उत्पादन की बात करें, कृषि व्यवस्था भी थी, तो इसलिए उत्पादन भी होता था। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा था। ठीक है, और कृषि उत्पादन में दासों की बड़ी भूमिका थी। ये जो दास बनाए जाते थे बड़ी संख्या में, ये जाकर के खेतों में काम करते थे। दासों के जरिए ही खेती करवाई जाती थी। दासों को बहुत मेहनती माना जाता था, और खास तौर से जो दास होते थे इनको कोई सैलरी या वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि पूरी तरीके से गुलाम ही रहते थे और उसी प्रकार से काम करते थे। महिलाएं जैसे मैंने, महिलाएं भी दास ही होती थी, दासियां होती थी। वो भी जो घर की महिलाएं होती थी उनके साथ हाथ बटाती थी, और खास तौर से जो राजा महाराजा होते थे उनके कक्ष में या उनके घरों में, या उनकी जो रानियां होती थी उनके साथ भी वो रहती थी या काम भी किया करती थी। और दास जो होते थे वो सेना भी होते थे। सेना की लड़ाइयों में कई प्रकार से लोग भाग लिया करते थे। यानी अगर हम दास की बात करें तो पूरी यूनानी सभ्यता में दास व्यापार बहुत ज्यादा था। दासों से ही सारे काम करवाए जाते थे। एक प्रकार से दासों को खरीदा और बेचा भी जाता था। क्या, दासों को खरीदा और बेचा भी जाता था। दास बाजार लगते थे जहां पर दासों को बेचा जाता था। कोई भी व्यक्ति जाकर के दास को खरीद सकता था और उन्हें ला करके अपने घर पर काम करवाते थे, और पूरे समय के लिए उनको दास बना लिया जाता था। दास जो होते थे इनको वंशानुगत भी दास होते थे। जाकर जैसे मैंने बोला कि बजस भाई कोई दास है, उसका
बेटा है या उसकी बेटी है वो भी दास ही माना जाता था। अगर मान लो आपको किसी ने पैसे दिए हैं, आप पैसा नहीं दे पा रहे तो वो आपको क्या बना लेगा, दास ही बना लेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी के खेत में काम करते हैं तो क्या है, आप एक प्रकार से दास ही रहेंगे उसकी, अगर आप उसके खेत में काम करते हैं। मूलतः दासों को खरीदा बेचा जाता था, दासों का व्यापार भी लगता था। यानी कह सकते हैं पूरी यूनानी सभ्यता में दासों की एक बड़ी भूमिका रही है और खास तौर से व्यापार भी जो होता था दासों के जरिए करवाया जाता था। भाई उनके कंधों पर बोझे लाद देना या उनसे काम करवाना, व्यापार में भी दासों की बड़ी भूमिका थी। इनको सामान लादने में, ले जाने में, उठाने में या इधर उधर करवाने में दासों की बड़ी भूमिका थी। उसी प्रकार से नगर जो राज्य होते थे, नगरों की सुरक्षा में, सेना में भी दासों की बड़ी संख्या में भर्ती की जाती थी। जो दास होते थे ये भी लड़ाई और युद्धों में दास भाग लिया करते थे। खास तौर से जो कृषि उत्पादन होता था इसमें भी दासों को लाया जाता था। दास जो होते थे खेतों में काम किया करते थे और उत्पादन प्रणाली में भी दासों की एक प्रकार से बड़ी भूमिका हमें दिखाई देती। यूनान में अगर मैं यूनान की बात करूं तो शुरू में यूनान में एक प्रकार से कह सकते हो यहाँ पर धार्मिक आडंबर बहुत ज्यादा था और यहाँ पर जो राज्य सत्ता थी एक प्रकार की क्या थी, निरंकुश राज्य सत्ता होती थी। यानी राजा एक प्रकार से निरंकुश यानी तानाशाह होकर के क्या करता था, शासन किया करता था। लेकिन धीरे धीरे अगर देखोगे तो यहाँ पर कह सकते एक पुनर्जागरण का दौर आता है, या कह सकते यहाँ पर इंटेलेक्चुअल यानी दार्शनिक बहुत सारे आते हैं जो बताते हैं कि धर्म में कुछ नहीं रखा है बल्कि जो ज्ञान है, विज्ञान है वो बहुत आगे। और इसीलिए कह सकते धीरे धीरे जो यूनान होता है वहां पर नई जागृति आती, जन चेतना आती है और धीरे धीरे हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा यूनान एक प्रकार से धार्मिक आडंबर में था वह धीरे धीरे नई सभ्यता, नई चीजों में परिवर्तित हो जाता। तो खास तौर से यहां पर जो यूनान को लेकर के बात की गई है इसमें दास प्रथा और दास क्या थे, खास तौर से 14.6 जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि दासों को लेकर के क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, यूनान में अगर हम महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है। महिलाओं को बड़ी संख्या में एक प्रकार से कह सकते पुरुषों के अंडर ही समझा जाता था। महिलाओं को किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, महिलाओं को किसी प्रकार का राइट नहीं होता था, महिलाओं को पुरुष के अंडर में ही माना जाता था। उनको कह सकते हैं उनको ना तो भूमि का अधिकार था, ना उनको राजनीतिक अधिकार था, महिलाओं को ना तो सामाजिक अधिकार था, बल्कि महिलाओं को एक प्रकार से कह सकते हो कि पुरुषों के अंडर में ही गिना जाता था। ये सिर्फ पुरुषों की कह सकते हो कि उनकी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए ज़्यादातर इनका यूज होता था। दूसरा, महिलाएं जो होती थी घरों का काम किया करती थी। ज़्यादातर देखोगे तो घरों के बाहर इनको ज़्यादा जाती नहीं थी। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भी भूमिका हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो कृषि उत्पादन में देखोगे तो महिलाएं मूलतः छोटे मोटे काम ही किया करती थी, घर और बच्चों की देखभाल किया करती थी। यानी महिलाएं ज्यादातर प्रजनन कार्यों में ही लगी हुई थी। ठीक है, दास व्यवस्था जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती। दास व्यवस्था देखोगे तो दास खेती करवाने में या घरों के काम करने में या सेना में भी दास अपनी सेवाएं देते थे। दासों का व्यापार लगता था, मार्केट लगती जहां पर दासों को खरीदा जाता था या दासों को बेचा जाता था। महिलाएं भी दास होती थी जो घरों में काम किया करती थी। अगर किसी का पिता दास है तो उसका बच्चे भी दास बनेगा, वो भी इसको भी दास ही माना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से दास व्यवस्था को लेकर के यूनान में पूछा जाता है, तो अच्छे से आप हर एक पॉइंट को बना दीजिएगा और पॉइंट बना करके अगर आप एग्जाम में अच्छे से लिख करके आते हैं तो आपको मार्क्स ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हेलो, लास्ट चैप्टर अगर चैप्टर नंबर 15 में देखोगे तो यूनान की सांस्कृतिक यानी वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर कैसा है। तो अगर कल्चर में देखोगे तो उन लोगों की जीवन शैली कैसे है। तो यूनान के लोगों की जो मूलतः अगर हम जीवन शैली की बात करें तो लोग क्या करते थे, खेती करते थे। ठीक है, खेती के साथ साथ ही क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे, धातु के काम भी किया करते थे। ठीक है, दूसरा अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति में मूलतः देखोगे तो दासों का व्यापार काफी होता था। दास व्यवस्था में समाज में पाई जाती है अगर मैं सभ्यता समाज की बात करूं। दूसरा यहाँ पर राज्य व्यवस्था है, राजा शासन करता है। ठीक है, दूसरा राजा हमको निरंकुश भी दिखाई देता है। दूसरा अगर यूनान में हम धर्म की बात करें तो धार्मिक आडंबर बहुत ज्यादा, धर्म का बोलबाला है। यहाँ पर जो सामाजिक अनुष्ठान यानी बड़े बड़े पूजा पाठ जो कर्म कांड है वो बहुत ज्यादा करवाए जाते हैं। खास तौर से यहाँ पर देखोगे ईसाई धर्म का हमें बोलबाला दिखाई देता। और यहाँ पर जो कहानियां हैं यानी कहने का मतलब कि जो धर्म है, जो कहानियां बताई गई, यानी देखो यूनान में जो धार्मिक कहानियां खास तौर से जो बाइबल है, जो बाइबल में बताया गया है उसमें यही बताया कि जो मनुष्य है वह दुनिया के रहस्य को नहीं जान सकता, धरती के रहस्य को नहीं जान सकता है, सिर्फ परमात्मा ही जान सकता है। यानी जो किताबों में लिखा गया है मनुष्य किताबों को पढ़ करके ही रहस्यों को जान सकता है। यानी मनुष्य अपने विवेक बुद्धि के जरिए किसी चीज को जान नहीं सकता, जो किताबों में लिखा गया उसी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं।
तो अगर यूनान में साहित्य कैसे चला, आगे चल करके जब यूनान में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो पूरी तरह प्रबोधन का काल आता, ज्ञानोदय का काल आता, उसके बाद कई सारी पुस्तकें लिखी जाती, कई सारी बुकें लिखे जाते हैं, विज्ञान को लेकर के काफी बात होगी। देखो पहले जो यूनान था एक प्रकार से धार्मिक आडंबर ज्यादा चलता था, धार्मिक चीजें, यानी जब पुनर्जागरण का दौर आता है, जब ज्ञानोदय का काल आता, तो वहां पर विज्ञान को लेकर के काफी बातें थी। यानी पूरे यूरोप का आप सबको पता कि वहां पर विज्ञान जब आता है, देखो पहले धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था पूरे यूनान या पूरे यूरोप में, ठीक है। यानी कह सकते जब पूरे यूरोप में अगर आप देखेंगे धर्म का बोलबाला था, तो धीरे धीरे जो जैसे रूसो हैं, या हमने बात कर एडम स्मिथ हैं, या अगर इन लोग, ये जो लोग होते हैं, ये लोग क्या लोगों को बताते हैं कि जो धर्म है वह लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, या धार्मिक जो धर्म है वह एक प्रकार से क्या है हमारे विकास में या सभ्यता के विकास में क्या है बाधा है। यानी जो विज्ञान है, विज्ञान के जरिए मनुष्य संसार को जान सकता, ब्रह्मांड को जान सकता। और आगे चलकर आप सबको पता है जैसे न्यूटन है, गैलीलियो है, मार्कोनी है, या एडिसन है, इन लोगों ने जब नए नए आविष्कार किए और लोगों की जीवन की और लोगों की लाइफस्टाइल में जब परिवर्तन आया, तब लोगों को लगा कि विज्ञान बहुत आगे है और विज्ञान के जरिए व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, डेवलपमेंट नहीं, अब हम ऐश आराम की जीवन जी सकते। इसलिए कह सकते पूरे यूनान में बोला जाता है कि पहले का जो समय था वह बर्बर समय था या बर्बर सभ्यता थी, लेकिन जो वर्तमान युग है वह विज्ञान का युग है। यानी माना जाता कि विज्ञान जो है, विज्ञान जो धर्म है और जो युद्ध है वह समाज को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अगर समाज को आगे बढ़ना है तो विज्ञान के जरिए, साइंस के जरिए ही जान सकता है। साइंस के जरिए हम नए नए शोध करके, नए नए रिसर्च करके समाज आगे तरक्की कर सकता है, लेकिन धार्मिक आडंबर में आकर के हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पादरियों ने, चर्चों ने और पोप ने जिस प्रकार से पूरे समाज पर उसका जो बोलबाला है, उससे समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और ये जो क्योंकि पुरानी सभ्यताएं एक प्रकार की बर्बर सभ्यताएं हैं, और साइंस के जरिए ही समाज का क्या हो सकता, भला हो सकता। विज्ञान के जरिए व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकता। जो पहले कह सकते हो कि बाइबल में जो बताया जाता था कि व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान सकता है, जो कह सकते धार्मिक किताबें हैं, जो जादुई किताबें हैं, उन्हीं में सारी बातें लिखी गई हैं, उसी के जरिए हम लोग जान सकते हैं। हम पृथ्वी के रहस्य को मनुष्य नहीं जान सकता, लेकिन जब नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए साइंटिस्ट आते हैं, नए नए वैज्ञानिक आते हैं, और नए नए आविष्कारों के बाद जैसे मैंने नाम बोला, न्यूटन है, गैलीलियो है, मार्कोनी है, एडिसन है, जब इन लोगों ने नए नए आविष्कार किए और यूरोप के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, आज लाइफ आसान हो गई, ऐश आराम की जिंदगी हुई, तब लोगों को लगा कि धर्म जो है हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, बल्कि विज्ञान बहुत आगे। यानी अब धीरे धीरे कह सकते हो विज्ञान की ओर आगे बढ़े। विज्ञान आने के बाद कह सकते जो चिकित्सा थी, हेल्थ सेक्टर में काफी परिवर्तन आया, नई नई दवाइयां बनने लगी, नई नई दवाइयों का उत्पादन होने लगा। पहले तो लोग झाड़ फूंक या जो पादरी होते थे, चर्च होते थे, इन पर ही चले जाते थे, लेकिन अब चिकित्सा क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। यानी आप कह सकते जो हेल्थ सेक्टर था उसमें भी नए नए आविष्कार हुए, नई नई दवाइयां बनी, इससे भी आगे कह सकते मानव सभ्यता का विकास हुआ। उसी के साथ कह सकते दर्शन शास्त्र में यानी नए नए फिलोसफर आते हैं, जैसे हमने रूसो की बात किया, एडम स्मिथ की बात की, तो ये सारे लोग क्या एक नया नया दर्शन देते, नई नई चीजें बताते हैं। विज्ञान बहुत आगे, साइंस के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और इतिहास लेखन में देखोगे तो एक नई प्रकार का परिवर्तन आता है। कला हो, वास्तुकला हो, मूर्ति कला हो, इसमें भी देखोगे अब धीरे धीरे व्यक्ति मूर्ति कला इन चीजों में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। समाज में देखोगे खेल और व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व, यानी अब एक जो खेल है इनको भी महत्व मिलने लगा। उसी प्रकार से कह सकते जो पहले महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, अब धीरे धीरे महिलाओं के साथ भेदभाव कम होने लगा। समाज में कह सकते महिला और पुरुषों को समान माने जाने लगा। आगे चल करके महिलाओं ने भी कह सकते पुरुषों की बराबरी अधिकार पाने के लिए उन्होंने भी कह सकते जेंडर आधारित जो आंदोलन किया, हम जो फेमिनिज्म यानी जो किया नहीं कह सकते, इस प्रकार से आंदोलन के लिए नहीं, पहले समाज में कह सकते महिला और पुरुष में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, जो यूनान और रोमन में। अब धीरे धीरे महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न होता था, जो दमन होता था, उनमें गिरावट है। यानी कह सकती जो समाज थी, जो पूरी सोसाइटी थी, वह धीरे धीरे यूरोप का जो समाज था वह धीरे धीरे बदलने लगा। क्योंकि पहले धार्मिक आडंबर चर्च और पादरियों का जो पूरा होता था और ज़्यादा बना था, यानी व्यक्ति पहले धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा उलझा हुआ था, लेकिन अब वो धीरे धीरे विज्ञान और साइंस के जरिए आगे बढ़ा। क्योंकि न्यूटन, मार्कोनी, गैलीलियो,
एडम स्मिथ, इन लोगों ने जब नए नए आविष्कार किए तब लोगों की जो लाइफ है, जो जीवन है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और लोगों को लगा कि पहले जो लोग बातें करते थे, धार्मिक बातें करते थे कि हम लोग जान नहीं सकते हैं, मनुष्य ब्रह्मांड के रहस्य को जान नहीं सकता, लेकिन मनुष्य ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकता किसके जरिए? साइंस और विज्ञान के जरिए। अब व्यक्ति जो है तर्कशील हो गया, वो तर्क वितर्क करने लगा, सवाल जवाब करने लगा। क्योंकि जब तक धर्म का आडंबर था तो भाई आप चर्च से, पादरियों से कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे, कोई सवाल नहीं कर सकते थे इस प्रकार से। लेकिन जब विज्ञान की सदी आई तो वहां पर तर्क कुतर्क नए नए शोध हुए, और लोगों के जीवन में जब नया नया परिवर्तन आया तब धीरे धीरे देखेंगे कि वहां पर समाज, सभ्यता, सोसाइटी, या कह सकते हैं वहां पर जैसे दर्शन की बात करूं, चिकित्सा की बात करूं, विज्ञान की बात करूं, धीरे धीरे जो समाज था उसमें बड़े बड़े बदलाव हमें आते हुए दिखाई देते हैं। तो लगभग ये जो पूरी बुक है मैंने आपको बता दिया, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक नॉर्मली मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिख करके भी आना है, ठीक है? ओके सर।